सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 481। अभी अभी जो उंगली का बल लगाया गया था वह काफी दिलचस्प था, तुमने इसका इस्तेमाल क्यों बंद कर दिया? तियान बुलुओ अचानक रुक गया और लिन शेन की ओर देखते हुए पूछा। लिन शेन निराश हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता? जब मैंने अभी अभी कंसील्ड हॉट फिंगर स्किल के साथ प्रयोग करने की कोशिश की तो एक गलती हो गई। मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसे कैसे करने में कामयाब रहा, और कई प्रयासों के बाद भी मैं पहले जैसा फिंगर फोर्स नहीं बना सकता। मैंने हाल ही में उस फिंगर स्किल का अभ्यास करना शुरू किया है और अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है। कभी कभी मैं एक बार सफल हो सकता हूँ। लिन शेन के पास बहाना बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो बेहतर होगा कि आप इसे जल्दी से मास्टर करें और फिर हम फिर से लड़ेंगे, तियान बुलुओ ने कहा। लिन शेन के पास भरोसा करने के लिए केवल एक चाल थी, हालांकि वह आरोही के बीच एक शीर्ष अस्तित्व भी था, लेकिन अब वह तियान बुलुओ के लिए कोई खतरा नहीं था, जो लिन शेन के साथ अभ्यास करने के लिए कम इच्छुक हो रहा था। अभी अभी की फिंगर फोर्स ने वास्तव में तियान बुलुओ की यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन को चौंका दिया था, जिससे तियान बुलुओ को लगा कि लिन शेन के पास एक हत्यारा चाल छिपी हुई है, जिसका इस्तेमाल केवल हताशा में किया गया था। ये सुनकर कि लिन शेन ने ऐसा नहीं किया, अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की थी, तियान बुलुओ ने उसे जल्दी से अभ्यास करने के लिए कहा, क्योंकि केवल एक ऐसा कौशल जो उसके स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को खतरे में डाल सकता है, उसे प्रगति जारी रखने की अनुमति देगा। काश मैं इसमें महारत हासिल कर पाता, लेकिन समस्या यह है कि मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। लिन शेन ने अपने दिमाग को शांत किया और ध्यान से सोचा कि वह अभी उस उंगली बल को कैसे निष्पादित करने में कामयाब रहा। उसने मूल रूप से 1000 पुरुषों के पॉइंटर के भीतर 28 उंगली बल को छिपाने के लिए गुप्त हृदय की कुशल तकनीक का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन क्योंकि सफलता की दर कम थी और गलतियां अक्सर होती थीं, कभी कभी 28 उंगली बल 1000 पुरुषों के पॉइंटर से आगे निकल जाता था और खुद को उजागर कर लेता था, और अन्य समय में 28 उंगली बल बहुत तेज था और 1000 पुरुषों के पॉइंटर को निष्पादित करने से पहले 28 उंगली बल पहले ही मुक्त हो चुका था। कभी कभी 1000 पुरुषों के पॉइंटर को निष्पादित किया गया था, लेकिन 28 उंगली बल बनाए रखने में विफल रहा। इस प्रक्रिया में दो कठिनाइयां थीं। एक थी छिपाने का कौशल, जिसका लिन शेन ने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया था और ज्यादातर छिपाने में विफल रहा था। दूसरी कठिनाई ये थी कि उसे पहले 28 अंगुल बल को छोड़ना था, तभी वह उसे 1000 आदमियों के पॉइंटर के भीतर छिपा सकता था। हालांकि 28 अंगुल बल अविश्वसनीय रूप से भयंकर और तेज था, जो आसानी से धीमा नहीं पड़ता था। अगर 1000 आदमियों का पॉइंटर थोड़ा भी धीमा होता तो वह 28 अंगुल बल के साथ नहीं रह सकता था, उसे छिपाना तो दूर की बात थी। इस प्रकार विभिन्न समस्याएं होती रहीं और लिन शेन को याद आया कि उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसने सीधे 1000 आदमियों के पॉइंटर का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंत में स्थानिक अंगुल शक्ति का उत्पादन हुआ। इसमें कोई छुपा हुआ हृदय शामिल नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे विलीन हो गए हों। लिन शेन को यह भी नहीं पता था कि दोनों एक साथ कैसे विलीन हो गए थे। उसने अभी कई बार फिर से कोशिश की, लेकिन एक ही समय में दोनों प्रकार के अंगुल बल को निष्पादित नहीं कर सका और उन्हें विलय करना सवाल से बाहर था। लिन शेन ने शोध किया और विश्लेषण किया, लेकिन लगातार सार को समझ नहीं पाया। तियान बुलुओ अपने स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल पर विचार करने के लिए मंडप में वापस चला गया। वह पहले से ही दिव्य एकता चरण तक पहुंच चुका था। अगला चरण भगवान भूत क्षेत्र था। स्वर्गीय सम्राट के युग से केवल मुट्ठी भर लोग ही स्वर्गीय एकता चरण तक स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को विकसित करने में कामयाब रहे थे। भूत भगवान क्षेत्र केवल स्वर्गीय सम्राट द्वारा ही प्राप्त किया गया था। तियान बुलुओ की मांग थी कि वह उस भूत भगवान क्षेत्र में महारत हासिल करे। स्वर्ग और मनुष्य की एकता निश्चित रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन जरूरी नहीं कि वह डीएस बड़ी ई को हरा सके। केवल भूत भगवान क्षेत्र तक पहुंचने से ही तियान बुलुओ के जीतने की अधिक संभावना हो सकती थी। लिन शेन बाहर निकले, ताज़ी हवा की कुछ सांसें लीं और उनका बेस म्यूटेशन रेट फिर से जोड़ 1 बढ़ गया, जिससे उनका बेस म्यूटेशन रेट 80 के बराबर हो गया। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि 3 महीने की समय सीमा समाप्त होने से पहले उनका बेस म्यूटेशन रेट संभवतः पूरा हो जाएगा। बालकनी पर खड़े होकर मंडप के अंदर तियान बुलुओ को कड़ी मेहनत करते हुए देखकर लिन शेन केवल इतना ही कह पाए, ऐसे विशेषाधिकारों के साथ जन्मे और फिर भी इतने मेहनती, कोई आश्चर्य नहीं कि सेलेस्टियल रेस हमेशा ऊंचा रहा है। भले ही ब्रह्मांड में उनकी रैंकिंग में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन वे हमेशा पावर हाउस में रहे हैं, जो काफ़ी हद तक सेलेस्टियल रेस की अपनी सांस्कृतिक विरासत और चरित्र से संबंधित है। तियान बुलुओ के इर्द गिर्द ईथर के धागे पहले से ज्यादा साफ दिखाई दिए, जिससे पता चला कि वह लगातार प्रगति कर रहा था। हालांकि पौराणिक भगवान भूत क्षेत्र तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। थोड़ी देर देखने के बाद लिन शेन ने पहाड़ की चट्टान पर उकेरे गए स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के गीत को देखा और अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का गीत वाक्यांशों से शुरू होता है, तुम मुझे अनदेखा करते हो, मैं तुम्हें अनदेखा करता हूँ, तुम नहीं देते, मैं नहीं मानता, जो प्राकृतिक क्रम का पालन करने के बारे में है। फिर भी
निम्नलिखित भाग कहते हैं, यदि तुम नहीं देते तो मैं ले लूंगा, यदि तुम मुझे अनदेखा करते हो तो तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए, जो प्राकृतिक क्रम का पालन करने के बारे में नहीं बल्कि लेने के बारे में है। लिनशेन ने सोचा, ऐसा लगता है कि स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का गीत स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल के 2 चरणों से मेल खाता है। प्राकृतिक क्रम के बारे में पहला भाग दिव्य एकता चरण से मेल खाता है। लेने के तरीके के बारे में उत्तरार्ध भाग भगवान भूत क्षेत्र से मेल खाना चाहिए। लिनशेन के पास जो अंतर्दृष्टि थी वह तियान बुलुओं को भी स्पष्ट थी, लेकिन जानना एक बात है, वास्तव में इसे कैसे प्राप्त किया जाए ये समझना बिल्कुल दूसरी बात है। कम से कम स्वर्गीय सम्राट के अलावा किसी ने इसे प्रबंधित नहीं किया था। लिनशेन को तियान बुलुओं से अलग करने वाली बात यह थी कि वह तियान बुलुओं के शरीर पर ईथर धागे देख सकता था। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के गीत से संबंधित विवरणों को समझने के बाद लिनशेन आगे सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यदि वे ईथर धागे उन तारों की तरह हैं जिनके द्वारा भूत और आत्माएं मनुष्यों को कठपुतली की तरह नियंत्रित करती हैं, तो स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का पहला चरण स्वर्ग और मनुष्य की एकता, अपने शरीर को भूत और आत्माओं के नियंत्रण में सौंपने के बारे में है, ताकि ऐसी दुर्जय युद्ध क्षमताएं प्राप्त की जा सके जो किसी की अपनी नहीं हैं। उन्होंने कहा, कौशल का ये चरण व्यक्तिगत शक्ति के बारे में नहीं है बल्कि बाहरी शक्ति का लाभ उठाने के बारे में है। ये वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन अभी तक स्वर्ग को चुनौती देने के बिंदु तक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि दूसरा चरण भूत देवता क्षेत्र नियंत्रण को उल्टने के बारे में होना चाहिए, कठपुतली भूतों और आत्माओं को अपने उद्देश्यों के लिए हेरफेर करना, जो कि स्वर्ग की अवहेलना करना है। कठपुतली और कठपुतली संचालक की भूमिकाओं को बदलना, प्राकृतिक व्यवस्था को उल्टना और भूतों और आत्माओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना, इसके लिए कितनी भयानक शक्ति की आवश्यकता होती है। लिनशेन ने जितना अधिक इस पर विचार किया उतना ही वह आश्चर्यचकित हो गया। ये तथ्य कि स्वर्गीय सम्राट ने ऐसा कौशल बनाया था, वास्तव में स्वर्ग को झकझोर देने वाला, धरती को हिला देने वाला अस्तित्व था। कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य जाति का कोई भी बाद का सदस्य स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को भगवान भूत क्षेत्र में विकसित करने में सक्षम नहीं रहा है। भूतों और आत्माओं के साथ कठपुतलियों की तरह खेलना मानव क्षमता से परे है। लिनशेन ने आंतरिक रूप से विलाप किया। प्राकृतिक क्रम को उल्टना, नियंत्रण को उल्टना। लिनशेन को अचानक प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, और जल्दी से अपने कमरे में लौट आया। लिनशेन ने अपनी कलाई घड़ी उठाई और एक बार फिर कंसील्ड हॉट फिंगर स्किल को देखा। कौशल का सार छिपाव की अवधारणा में निहित है, लेकिन उसे जरूरी नहीं कि इसे उस तरह से इस्तेमाल किया जाए। कई बार कंसील्ड हॉट फिंगर स्किल की पेचीदगियों का गहन अध्ययन करने के बाद लिनशेन को आखिरकार विश्वास हो गया कि उसका विचार आजमाने लायक है। उसने कंसील्ड हॉट स्किल में छिपाव के फोकस को त्याग दिया और इसके बजाय प्रक्रिया के सबसे पहले भाग शेल कास्टिंग के शुरुआती चरण का उपयोग किया। वह 28 फिंगर फोर्स को नहीं छिपाएगा, बल्कि कंसील्ड हॉट के अलग शेल कास्टिंग चरण का उपयोग 28 फिंगर फोर्स को 1000 मेन पॉइंटर के साथ सीधे विलय करने के लिए एक पुल के रूप में करेगा। अनजाने में उसने जो उंगली से वार किया था वह संभवतः इसी संयोजन का परिणाम था, जिसे केवल गुप्त हृदय दृष्टिकोण को छोड़कर ही प्राप्त किया जा सकता था। लिनशेन ने कई बार कोशिश की और वास्तव में एक बार सफल भी हुआ। उसकी उंगली 1000 पुरुषों के सूचक की मुद्रा में इशारा करती थी, फिर भी बल चुपचाप और अदृश्य रूप से निकलता था। लिनशेन का अभ्यास अधिक सहज और निपुण हो गया, और वह जो उंगली शक्ति आकस्मिक रूप से उत्सर्जित करता था वह कम प्रतिरोध के साथ अधिक केंद्रित हो गई, जिससे स्थानिक उंगली शक्ति का अस्तित्व मुश्किल से बोधगम्य हो गया। ये नुपज वाले 1000 पुरुषों के सूचक ने 28 उंगली बल की स्थानिक क्षमता और कठोरता प्राप्त की, और जब लिनशेन ने अपनी उंगली उठाई तो ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य और छायाहीन सुई बैल के बाल जितनी बारीक निकली हो, जिससे उसका पता लगाना लगभग असंभव हो गया। अच्छा, यह उंगली शक्ति बहुत शानदार है। जितना अधिक मैं उंगली शक्ति को संघनित करता हूँ, उतनी ही छोटी लहरें पैदा होती हैं, उतना ही कम प्रतिरोध होता है, और गति उतनी ही तेज होती जाती है, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति और भी अधिक हो गई है। लिनशेन अपने दिल में खुश हुआ। अगर वह इस तरह से अभ्यास करना जारी रखता तो ज़मीन स्वॉर्ट्समैन के लिए उसकी शक्ति उधार लेना इतना आसान नहीं होता। मुख्य बात यह थी कि ऐसी उंगली शक्ति का पता लगाना बहुत मुश्किल था। लिनशेन इसका इस्तेमाल चुपचाप दूर से एक्यू पॉइंट पर प्रहार करने के लिए कर सकते थे, जिससे दूसरे लोग पूरी तरह से चौंक जाते थे। मुझे इस उंगली कौशल का क्या नाम देना चाहिए? इसे 1000 मेन पॉइंटर ही कहा जा सकता है, क्योंकि यह मूल रूप से 1000 मेन पॉइंटर की एक तकनीक है, बस इसे 28 फिस्ट की विशेषताओं के साथ मिला दिया गया है। ... हालांकि ये नाम ऐसा लगता है जैसे ये रीढ़ की हड्डी पर इशारा करने के बारे में है, बहुत निराशाजनक है। चलो कुछ और सुंदर चुनते हैं। एक पल के लिए विचार करने के बाद लिनशेन के मन में एक विचार आया। जैसे जैसे उंगली की शक्ति अधिक से अधिक संघनित होती जाती है, अंततः इसे सबसे छोटे कणों में संपीड़ित किया जाना चाहिए। लेकिन इसे कण या दानेदार कहना अप्रिय लगता है। चलो इसे फिंगर सैंड नाम देते हैं।
लिनशेन की फिंगर सैंड की शुरुआती सफलता के साथ उन्होंने कुछ समय तक उत्साहपूर्वक अभ्यास किया, लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिंगर सैंड 28 फिस्ट की कठोरता के साथ विलीन हो गई, जिससे पिछली कुछ तकनीकें अजीब लगने लगीं। लिनशेन ने बस उन अजीब हिस्सों को त्याग दिया और कई तकनीकों को भी हटा दिया जो फिंगर सैंड का उत्पादन बिल्कुल नहीं कर सकती थीं। यह एक अपरिहार्य समझौता था। कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए किसी को दूसरों को छोड़ना पड़ता है। आप अपना केक भी नहीं खा सकते। दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती। एक के लिए चुनाव करने का मतलब था दूसरे को छोड़ना। चलो राजकुमार, मैंने इस उंगली कौशल के साथ कुछ प्रगति की है। फिर से कोशिश करो। लिनशेन तियान बुलुओ पर अपनी फिंगर सैंड की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। मैं आ रहा हूँ। तियान बुलुओ खड़ा हुआ और लिनशेन के पास गया। उसका पूरा अस्तित्व स्वर्ग और पृथ्वी की गति के साथ विलीन हो रहा था। प्रत्येक गति ब्रह्मांड के अंतिम सिद्धांत के साथ सहज रूप से संरेखित हो रही थी। लिनशेन की ओर तियान बुलुओ की हथेली का प्रहार ऐसा लगा जैसे पूरा स्वर्ग और पृथ्वी उस पर उस एक प्रहार से दबाव डाल रहे हों। तियान बुलुओ में भी सुधार हुआ है, वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभिव्यक्ति में कोई बदलाव प्रकट किए बिना लिनशेन ने अपनी उंगलियों को आस्तीन के भीतर छिपाया और एक कोमल झटका दिया। थप थप। तियान बुलुओ की हथेली में एक पिनहोल के आकार का रक्त का छेद हो गया, जिससे वह स्तब्ध रह गया, अपने हाथ में रक्त के छेद को निहारता रहा। ये कैसे हो सकता है? स्वर्ग और मनुष्य की एकता ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? तियान बुलुओ समझ नहीं पाया कि स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल ने उसके शरीर को निर्देशित क्यों नहीं किया उंगली की शक्ति के उस विस्फोट को चकमा दें। लिनशेन ने उम्मीद नहीं की थी कि फिंगर सैंड इतना प्रभावी होगा। भले ही इससे होने वाली तरंगें छोटी हों, लेकिन स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल को अनुत्तरदायी बनाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। 1000 मेंस पॉइंटर अपने आप में यिन उपज का शिखर था और स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल की क्रिया को ट्रिगर कर सकता था। फिर भी फिंगर सैंड इससे बचने में कामयाब रहा। वास्तव में क्या गलत हुआ, लिनशेन खुद भी नहीं समझ पाए। पहली बार जब उसने अनजाने में फिंगर सैंड का इस्तेमाल किया तो अपरिपक्व तकनीक ने तियान बुलुओ में एक पल के लिए घबराहट पैदा कर दी थी। अब जब फिंगर सैंड अधिक परिष्कृत हो गया था तो इसने अप्रत्याशित रूप से स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल को प्रतिक्रिया करने में पूरी तरह से असमर्थ बना दिया, जो आश्चर्यजनक रूप से मजबूत प्रभाव था। इसके अलावा इसकी विनाशकारी शक्ति सफिंग मुट्ठी से भी अधिक मजबूत लग रही थी। लिनशेन ने कुछ ताकत रोक रखी थी और पूरी ताकत से नहीं मारा था, फिर भी ये तियान बुलुओ की हथेली में घुस गया। स्पष्ट रूप से इससे होने वाला नुकसान सफिंग मुट्ठी के एक भी उदाहरण से कहीं ज्यादा था। एक पल के चिंतन के बाद लिनशेन को इसका कारण समझ में आ गया। सफिंग मुट्ठी के लिए गति की आवश्यकता होती है, इसलिए मुट्ठी की शक्ति स्वयं अधिक बिखरी हुई थी। और फिंगर सैंड एक केंद्रित शक्ति है, जो एक गोली की तरह है जिसमें एक ही बिंदु पर बहुत विनाशकारी शक्ति होती है। दोनों के अपने फायदे हैं, जो अलग अलग तरह के कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह नहीं कहा जा सकता कि एक दूसरे से ज्यादा मजबूत या कमजोर है। फिर से तियान बुलुओ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, घबराए नहीं बल्कि प्रसन्न हुए, और लिनशेन के साथ मुकाबला जारी रखा। लिनशेन ने तियान बुलुओ के साथ अभ्यास करने के लिए फिर से फिंगर सैंड का इस्तेमाल किया और जल्दी से पाया कि फिंगर सैंड स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल से प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने में विफल नहीं हुआ। इसके बजाय जब फिंगर सैंड का सामना हुआ तो स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल स्पष्ट रूप से आधा बीट धीमा था। लिनशेन को नहीं पता था कि यह आधा बीट विलंब क्यों था, और केवल ये संदेह कर सकता था कि यह पृथ्वी कानून की बातचीत के कारण तियान बुलुओ की देरी का कारण हो सकता है। इस खोज ने तियान बुलुओ को बहुत उत्साहित किया, क्योंकि स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल की उनकी समझ में बाधा आ गई थी और उन्हें आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था। अब ये पता चलने पर कि लिनशेन की उंगली की शक्ति स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल कर सकती है, उसने इसे एक सफलता बिंदु के रूप में लिया। यदि वह इस मुद्दे को हल कर सकता है तो शायद वह स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को और भी उच्च क्षेत्र में धकेल सकता है। चूंकि स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल हमेशा आधा बीट धीमा था, लिनशेन के साथ युद्ध के दौरान ताकत और कमजोरी की स्थिति उलट गई थी और लिनशेन आसानी से तियान बुलुओ को दबा सकता था। जब तियान बुलुओ ने स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का उपयोग नहीं किया तो वह ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने इसका इस्तेमाल किया वह एक कटिंग बोर्ड पर मछली की तरह था, पूरी तरह से लिनशेन की दया पर। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल अभी भी लिनशेन की तकनीकों में खामियों का पता लगा सकता था, लेकिन इसकी आधी बीट देरी के साथ कोई भी दोष बेकार हो गया। हालांकि लिनशेन ने स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल की मदद से फिंगर सैंड को परिष्कृत और संशोधित करना जारी रखा, धीरे धीरे कौशल को पूर्ण किया और इसकी खामियों को कम किया। बेशक खामियां अपरिहार्य थीं, बिना खामियों के कोई तकनीक मौजूद नहीं थी। किसी भी कौशल का सही समय पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि उसकी असली शक्ति को उजागर किया जा सके, न कि अजेय बनने के लिए बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल किया जाए। कई बदलावों के बाद 1000 पुरुषों के पॉइंटर के निर्माता भी शायद इसे अपने द्वारा बनाए गए कौशल के रूप में नहीं पहचान पाएंगे।
वह केवल कुछ समानताएं देख सकता था, लेकिन शैलियां पूरी तरह से समान नहीं थीं। तियान बुलुओ को महारत हासिल होने पर बेहद दुखी महसूस हुआ, और अब उसे कुछ हद तक समझ में आया कि सम्राट तियानशु उसे इस रास्ते पर क्यों नहीं चलने देना चाहते थे। जब दिव्य एकता चरण में अगर उसका सामना लिन शेन जैसे किसी व्यक्ति से होता जो स्वर्ग और मनुष्य की एकता को रोक सकता था, तो स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल न केवल उसकी मदद करने में विफल हो जाता, बल्कि एक घातक कमजोरी बन जाता। जब तक वह भूत देवता क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता, स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल एक बेहद अस्थिर और खतरनाक तत्व बना रहा, जो दुश्मन के साथ लड़ाई के दौरान संभावित रूप से घातक था। लेकिन भूत देवता क्षेत्र को प्राप्त करना एक कठिन चुनौती थी। इतने लंबे समय में केवल स्वर्गीय सम्राट ने ही भूत देव क्षेत्र को प्राप्त किया था। मैं निश्चित रूप से इसे प्राप्त कर सकता हूँ। थका हुआ तियान बुलुओ मंडप में बैठा था, अपने मन को शांत करते हुए स्वर्गीय सम्राट द्वारा छोड़े गए अमर कानून के अवशिष्ट लय को समझना जारी रखा। दूसरी ओर लिन शेन ने अपनी फिंगर साउंड सैंड में तल्लीनता जारी रखी, ये जांचते हुए कि फिंगर साउंड सैंड की तकनीकों को विभिन्न आंदोलन तकनीकों के साथ कैसे समन्वित किया जा सकता है, जो सभी जटिल थे। लंबे समय तक लड़ाई के लिए सफिंग फिस्ट पर भरोसा करें, एक गुप्त घाव के लिए फिंगर सैंड को देखें। लिन शेन इस बात पर शोध करने के लिए समर्पित थे कि फिंगर सैंड का उपयोग सबसे गुप्त तरीके से कैसे किया जाए, जिसमें आस्तीन को छिपाने वाला हाथ सिर्फ मूल बातें थीं। लिन शेन ने काफ़ी दिनों तक अध्ययन किया और प्रयोग की एक बेहद खतरनाक विधि बनाई। उन्होंने सफिंग फिस्ट का इस्तेमाल सामान्य लय और तरीके से किया, फिर ओयांग यूडू से सीखे गए कुटिल पथ विधर्म कौशल का लाभ उठाते हुए उन्होंने लय के विपरीत फिंगर सैंड छोड़ा। सफिंग फिस्ट का हर मुक्का ताल पर था, जबकि फिंगर सैंड का हर झटका ताल से हटकर था, जो किसी व्यक्ति को पागल कर सकता था। मुट्ठी दिखाई दे रही थी और उंगलियां छिपी हुई थीं, मुट्ठी धर्मी थी और उंगलियां टेढ़ी थीं। एक प्रत्यक्ष थी और दूसरी गुप्त, एक धर्मी और दूसरी टेढ़ी। अगर कोई सफिंग फिस्ट के भयंकर हमले पर ही ध्यान देता और लय में बह जाता, तो उसे फिंगर सैंड से निश्चित रूप से नुकसान होता। जहरीला, ये बहुत ज़्यादा जहरीला है, लिन शेन ने कुछ कोशिशों के बाद खुद से कहा, यह महसूस करते हुए कि यह कौशल वास्तव में बहुत ज़्यादा जहरीला था। लिन शेन सिर्फ इसलिए किसी तकनीक को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वह जहरीला था, इसके विपरीत वह इसे इस तरह से इस्तेमाल करना पसंद करता था। बेशक उसने तियान बुलुओं पर इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। दोनों केवल सामान्य रूप से लड़ रहे थे, वास्तविक शत्रुतापूर्ण संबंध में नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके खिलाफ ऐसी क्रूर तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तियान किंग्यू ने काफ़ी दिनों से तियान बुलुओं को नहीं देखा था और वह कुछ चिंतित थी। वह उसके निवास पर गई और उसे वहां नहीं पाया, जिससे उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। वह सीधे मौन निवास की दिशा में चली गई और दूर से उसने एक लड़ाई की आवाज़ सुनी, जिसने उसकी चिंता को बढ़ा दिया। दस्तक देने का समय नहीं था, वह यार्ड की दीवार पर कूद गई और निश्चित रूप से उसने तियान बुलुओं को तियान नाम के उस इंसान से लड़ते हुए देखा। बस एक नज़र में तियान किंग्यू बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने देखा कि तियान बुलुओं ने वास्तव में स्वर्गीय एकता चरण तक पहुंचने के लिए स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन दूसरी बार देखने पर वह चौंक गई। तियान बुलुओ, जो दिव्य एकता चरण तक पहुंच चुका था, तियान द्वारा बुरी तरह से पीटा जा रहा था और उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि तियान किंग्यू ये भी देख सकता था कि लिन शेन पीछे हट रहा था और उसने वास्तव में कोई घातक शॉट नहीं लिया था, अन्यथा तियान बुलुओ पहले ही मारा जा चुका होता। ये व्यक्ति इतना दुर्जय, तियान किंग्यू ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। जब उसने लिन शेन को फिंगर स्किल का उपयोग करते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। तियान किंग्यू इस बात से बहुत अवगत थी कि तियान बुलुओ कितना दुर्जय था। अपने स्तर पर अजेय होने का दावा किए बिना सेलेस्टियल रेस के भीतर केवल कुछ ही आरोही थे जो उसका मुकाबला कर सकते थे। अब जब तियान बुलुओं ने सेलेस्टियल यूनिटी स्टेज तक पहुंचने के लिए स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल में महारत हासिल कर ली थी, तो सेलेस्टियल रेस के आरोही में शायद ही कोई ऐसा था जो उसका प्रतिद्वंद्वी बन सके। एक आरोही स्तर के लिन शेन का इस तरह की लड़ाई में तियान बुलुओं को दबा पाना कुछ हद तक बहुत भयानक था। तियान किंग्यू उन्हें परेशान करने के लिए अंदर नहीं गई और बस बाहर खड़ी होकर देखती रही। थोड़ी देर बाद उसे मामले की जड़ समझ में आ गई। लिन शेन वास्तव में दुर्जय था, लेकिन फिर भी इतना नहीं कि वह तियान बुलुओं को बुरी तरह हरा सके। जब तियान बुलुओ स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का उपयोग नहीं कर रहा था, वह लिन शेन के साथ बराबरी से मुकाबला कर सकता था, काफ़ी हद तक बराबरी का लग रहा था। लेकिन एक बार जब उसने स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का उपयोग किया, तो वह लिन शेन से पूरी तरह से हार गया, जिसमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। इस व्यक्ति का फिंगर स्किल वास्तव में स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को रोक सकता है, वह वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है, तियान किंग्यू ने पूरी तरह से आश्वस्त होकर महसूस किया। उसने समझ लिया था कि तियान बुलुओ स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का अभ्यास करने के लिए लिन शेन का उपयोग कर रहा था। तुम क्यों आए? तियान बुलुओ ने जानकारी इकट्ठा करने के इरादे से रुक गया, तभी उसने तियान किंग्यू के आगमन को देखा।
वह जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। आप पिछली बार चले गए थे और इतने दिनों तक कोई संदेश नहीं भेजा। मुझे लगा कि आप यहाँ आए होंगे, तियान किंग्यू ने ठंडे भाव से कहा। खांसी भाई तियान ने मुझे अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया था और यह एक ऐसा निमंत्रण था जिसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक गया और आपको सूचित करना भूल गया, तियान बुलुओ ने पलकें झपकाते हुए कहा। तियान किंग्यू ने असहाय होकर आह भरी और माफ़ी मांगने के लिए लिन शेन की ओर मोड़ा। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। राजकुमार ने बहुत गंभीरता से बात की। मैंने ही श्री शिकी को यहाँ मेरे साथ रहने के लिए आमंत्रित किया था। अगर कोई परेशानी पैदा कर रहा है तो वह मैं हूँ जो श्री शिकी को परेशान कर रहा हूँ, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्गीय जाति के सदस्य लिंग की परवाह किए बिना, जब तक वे स्वर्गीय सम्राट के वंशज हैं, सभी को राजकुमारी जैसे अलग शीर्षक के बजाय राजकुमार के रूप में संदर्भित किया जाता है। तियान बुलुओ ने पहले ही आपको तियान के रूप में संबोधित किया है, इसलिए आपको इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अकेले हों तो बस मुझे मेरे नाम किंग यू से बुलाएं, तियान किंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा। तियान, मुझे आपकी उंगली का कौशल काफ़ी अनोखा लगता है और मुझे उंगली की तकनीकों में भी दक्षता है। मैं काफ़ी उत्सुक हूँ, क्या आप मेरे साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? ज़रूर, लिन शेन ने सिर हिलाया और कहा। तियान बुलुओ ने बगल से कहा, तियान, आपको सावधान रहना चाहिए। आरोही स्तर पर मैं केवल दूसरे स्थान का दावा करने की हिम्मत करता हूँ, जबकि यू पहले स्थान पर है। मेरे बारे में शेखी बघारना बंद करो। तियान किंग्यू ने उसे घूर कर देखा, फिर लिन शेन की ओर मुड़ा और कहा, तुम्हें यह अजीब लग रहा होगा। मेरी उंगली के कौशल को ल्यूमिनस स्पिरिट फिंगर्स कहा जाता है। अगर मेरी तकनीक में कोई खामियां हैं तो कृपया उन्हें इंगित करने में संकोच न करें। तियान बुलुओ ने एक बार फिर कहा। चमकदार आत्मा की उंगलियां बहन किंग्यू द्वारा बनाई गई थीं, हर चाल चमक की चमक से प्रेरित थी, वास्तव में प्रतिभा के एक मास्टर स्ट्रोक द्वारा हासिल की गई कुछ। क्या तुम चुप हो जाओगे? तियान किंग्यू ने गुस्से से उसे घूरते हुए लिन शेन से कहा। यह मेरी ओर से थोड़ी अपरिपक्व सोच है, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें, तियान। बोलने के बाद तियान किंग्यू ने तियान बुलुओ को बोलने का एक और मौका नहीं दिया और तेजी से इशारा करते हुए अपनी उंगली कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तियान किंग्यू की उंगली तकनीक एक उल्कापिंड की तरह तेज और एक मृग की तरह मायावी थी। बिना किसी निशान के इस एक चाल ने लिन शेन को एहसास कराया कि तियान बुलुओ की पिछली टिप्पणियां तियान किंग्यू की ओर से महज शेखी बघारने से कहीं दूर थीं। राजकुमार किंग्यू की ताकत उंगली तकनीक कुछ ऐसी थी जिसे लिन शेन ने अपने जीवन में केवल देखा था। बेशक, लिन शेन ने उंगली तकनीक के बहुत से अभ्यासी नहीं देखे थे। जहां तक उसे याद है, उसके अलावा केवल तियान किंग्यू ही था। लिन शेन ने तियान किंग्यू के खिलाफ अपनी खुद की फिंगर सैंड का इस्तेमाल किया। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल द्वारा संयमित होने के बाद फिंगर सैंड पहले से ही एक अत्यंत रहस्यमय उंगली कौशल था। एक अदृश्य स्थानिक उंगली शक्ति उत्सर्जित करने की इसकी क्षमता के साथ इसने तियान किंग्यू को थोड़ा असहज कर दिया। तियान किंग्यू की उंगली तकनीक का हर कदम अनोखा था, प्रत्येक अपनी खुद की शैली बनाता हुआ प्रतीत होता था। उसने 7 अलग अलग तकनीकों को निष्पादित किया, 7 अलग अलग शैलियों का प्रदर्शन किया। उंगली तकनीकों की इतनी सारी अलग अलग शैलियों को मिलाने और बिना किसी बाधा के उनका उपयोग करने में सक्षम होना दिखाता है कि तियान किंग्यू के पास एक ग्रैंड मास्टर की हवा थी जो सभी तरह के विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाता था। असंख्य परिवर्तनोंके बावजूद लिन शेन की फिंगर सैंड अपरिवर्तित रही। तियान किंग्यू की उंगली की तकनीकें उसे पराजित नहीं कर सकीं, न ही वह फिंगर सैंड के खिलाफ जीत सका। 7 तकनीकों के बाद तियान किंग्यू रुक गया और लिन शेन को गहरी निगाह से देखते हुए कहा, तियान, ये किस तरह की उंगली की तकनीक है? तुम वास्तव में स्थानिक उंगली शक्ति उत्पन्न कर सकते हो। ब्रह्मांड में आरोही स्तर पर बहुत सारे कौशल नहीं हैं जो इसे प्राप्त कर सकते हैं, और मैंने तुम्हारी स्थानिक उंगली शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना है। मेरे इस उंगली कौशल को फिंगर सैंड कहा जाता है, जो मुझे संयोग से मिला। इसे केवल भाग्य का झटका ही माना जा सकता है, लिन शेन ने कहा। ये सुनते ही तियान किंग्यू की आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या ये हो सकता है कि फिंगर सैंड तुम्हारी रचना है? मेरे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। ये किसी और द्वारा बनाया गया कौशल है। मैंने केवल कुछ संशोधन किए हैं और मैं इसे अपनी रचना नहीं कह सकता। लिन शेन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा। इस कौशल को मूल रूप से किसने बनाया? तियान किंग्यू ने फिर से पूछा। राजकुमार, कृपया मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लिन शेन ने गंभीरता से कहा। यह मेरी गलती थी। तियान किंग्यू एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसे एहसास हुआ कि वह बहुत उत्सुक थी। तियान बुलुओ ने तियान किंग्यू की ओर से समझाया, तियान, परेशान मत हो। मेरी बहन यू उंगली की तकनीकों के बारे में बहुत भावुक है। आपकी उंगली की कला को इतना अनोखा और रहस्यमय देखकर वह इसके लिए तरस रही है, कोई बुरी मंशा नहीं थी। ये ठीक है, लिन शेन ने अपना सिर हिलाया और कहा। तियान, अगर मैं तुम्हें अपना गुरु बनने के लिए कहूं तो क्या तुम मुझे फिंगर सैंड सिखाने के लिए तैयार होगे?
तियान किंगयू ने अचानक लिन शेन से गंभीरता से पूछा। राजकुमार किंगयू, तुम मेरी बहुत चापलूसी करते हो। मैंने खुद भी इसे पूरी तरह से नहीं समझा है। मैं किसी शिष्य को कैसे सिखा सकता हूँ? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर राजकुमार किंगयू को ज़रूरत हो तो हम बहस के जरिए ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। मैं तुम्हारा गुरु बनने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ। लिन शेन उसे फिंगर सैंड कैसे सिखा सकती थी? फिंगर सैंड का अभ्यास करने के लिए किसी को इसे 28 मुट्ठी और 1000 पुरुषों के पॉइंटर पर आधारित करना चाहिए। दोनों कौशलों की उत्पत्ति समस्याग्रस्त थी। 28 मुट्ठी दूसरों को सिखाई जा सकती है, लेकिन 1000 पुरुषों के पॉइंटर को बिल्कुल भी लापरवाही से प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। छिपा हुआ कौशल, हॉट कंसीलमेंट, रेड हॉट इसे भी प्राप्त किया गया था, जिसने इसे प्रकट करना और भी वर्जित बना दिया। अगर रेड हॉट द्वारा खोजा जाता तो गंभीर परेशानी हो सकती थी। तियान किंगयू बेहद बुद्धिमान होने के कारण लिन शेन की आवाज़ सुनी और उसे पता था कि वह फिंगर सैंड के कौशल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उसने कहा, एक स्पैरिंग एक्सचेंज अच्छा होगा। मेरी चमकदार आत्मा की उंगलियां 7 रूपों से बनी हैं। पहले रूप की प्रेरणा सेलेस्टियल रेस के गुप्त फिंगर स्किल होली जेनेसिस से मिली, दूसरे रूप की प्रेरणा फीनिक्स कबीले के गुप्त फिंगर स्किल ट्विन फ्लाइंग विंग्स से मिली, तीसरे की प्रेरणा एक तकनीक डेस्टिनी सुप्रीम से मिली जिसे सुप्रीम कबीले के एक अमर ने बनाया था, और चौथे की प्रेरणा रहस्यमय कबीले के फिंगर स्किल पोषण जीवन से मिली। इस बात से चिंतित कि लिन शेन शायद तियान किंगयू के इरादों को न समझ पाए, तियान बुलुओ ने किनारे पर समझाया, होली जेनेसिस हमारी सेलेस्टियल रेस का एक शाही वंश फिंगर स्किल है और आमतौर पर केवल शाही खून वाले ही इसे सीखने के योग्य होते हैं। ट्विन फ्लाइंग विंग्स फीनिक्स कबीले का एक अप्राप्य रहस्य है, केवल शुद्ध खून वाले फीनिक्स कबीले के लोग ही इसे विकसित करने के योग्य होते हैं। डेस्टिनी सुप्रीम और भी अधिक अविश्वसनीय है। इस कौशल को बनाने वाले सुप्रीम कबीले का अस्तित्व इस युग में लगभग अजेय है। हालांकि नर्चरिंग लाइफ रहस्यमय कबीले से आती है, जो अब कमज़ोर हो चुका है। ये फिंगर स्किल तब बेमिसाल थी जब रहस्यमय कबीला शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों में से एक था। रहस्यमय कबीले के कुलपति ने एक बार प्राचीन क्षेत्र के राजा से लड़ने के लिए इस कौशल का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये लंबे समय से खो गया है, जिससे इसकी प्रसिद्धि कम हो गई है। केवल मेरी बहन यू के पास ही इसकी एकमात्र बची हुई प्रति है। इन 7 फिंगर स्किल्स की उत्पत्ति असाधारण है, जिनमें से प्रत्येक की प्रतिष्ठा दुनिया को हिला देती है। भाई तियान, अगर हम एक दूसरे से लड़ते हैं और सीखते हैं, तो क्या मैं इन 7 फिंगर स्किल्स को आपकी फिंगर सैंड के बदले में दे सकता हूँ? तियान किंगयू ने ईमानदारी से लिन शेन को देखा और कहा, इन 7 फिंगर स्किल्स के लिए मूल मैनुअल रेनी मिस्ट टॉवर में ही हैं। मैं उन्हें पहले ले जा सकता हूँ और उन्हें आपको दे सकता हूँ, भाई तियान, समीक्षा करने के लिए। अगर आपको ये 7 फिंगर स्किल्स संतोषजनक लगती हैं, तो आप मुझे फिंगर सैंड सिखा सकते हैं, क्या होगा? तियान किंगयू की ईमानदारी बेदाग थी, और अगर फिंगर सैंड की संवेदनशील उत्पत्ति न होती तो लिन शेन वास्तव में लुभाए जा सकते थे। यह उनके लिए बुरा सौदा नहीं था, क्योंकि दूसरों के फिंगर सैंड को सफलतापूर्वक सीखने की संभावना नहीं थी। उन्हें प्रभावी रूप से बिना किसी खर्च के 7 विश्व हिलाने वाले फिंगर स्किल्स मिल जाएंगे। राजकुमार किंगयू, आप वास्तव में ईमानदार हैं। तो फिर चलो एक्सचेंज के बारे में चिंता न करें। मेरे पास यहाँ कुछ है, और अगर आप इसके साथ कुछ प्रगति कर सकते हैं तो बाद में मुझे खोजने आएं। लिन शेन ने एक नोटबुक ली और तियान किंगयू को सौंपने के लिए कुछ पृष्ठ फाड़े। तियान किंगयू ने थोड़ी भौहें उठाईं, लेकिन तुरंत पृष्ठ नहीं लिए। उसे लिन शेन के इरादों के बारे में कुछ गलतफहमी थी। उसे लगा कि वह उसके 7 फिंगर स्किल मैनुअल को महत्व नहीं देता। उसने उसे शिष्य के रूप में नहीं लिया, न ही उसने फिंगर सैंड को आगे बढ़ाया, क्योंकि वह उसकी प्रतिभा को कमतर आंकता था। उसे लगता था कि वह फिंगर सैंड में महारत हासिल नहीं कर पाएगी, और इसलिए उसने उसे पहले कुछ छोटा मोटा प्रयास करने को दिया, ताकि अगर वह इसे प्रबंधित नहीं कर पाती तो वह अपनी सीमाओं को समझकर हार मान लेगी। वास्तव में ये पूरी तरह से गलतफहमी नहीं थी। लिन शेन ने जो पृष्ठ फाड़े थे वे 28 फिस्ट मैनुअल मूर्तियों के रेखाचित्र थे। यहाँ तक कि तियान जुन भी मैनुअल का पालन करके इसमें महारत हासिल नहीं कर सका। हालांकि लिन शेन ने 28 फिस्ट का अभ्यास करने के अनुभव और मर्म को बार बार समझाया, साथ ही इसे बार बार प्रदर्शित भी किया, लेकिन तियान जुन बस सफल नहीं हो सका, जो एक अपरिहार्य वास्तविकता थी। तियान जिन और वेई दोनों ने भी इसका प्रयास किया था और इसी तरह 28 फिस्ट में महारत हासिल करने में असफल रहे, बिना सटीक कारणों को समझे। लिन शेन ने मुख्य रूप से तियान किंगयू को मैनुअल दिया, क्योंकि उसने पाया कि वह एक उचित व्यक्ति है जो फिंगर सैंड के बदले में 7 फिंगर स्किल मैनुअल देने को तैयार है, और यहाँ तक कि एक शिष्य बनने के लिए भी तैयार है। उसे इसके लिए मजबूर करने के लिए एक राजकुमार के रूप में अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाती। अगर वह 28 मुट्ठी में महारत हासिल कर लेती तो दुनिया को इस पद्धति का एक और अभ्यासी मिल जाता, और उसके दोस्त की रचना को वास्तव में एक वैध उत्तराधिकारी मिल जाता। लिन शेन ने 28 मुट्ठी को पहचान से परे बदल दिया, और यह मूल के समान ही नहीं था। वास्तव में वह वास्तव में एक औपचारिक उत्तराधिकारी के रूप में नहीं गिना जाता था।
इसके अलावा सेलेस्टियल रेस में प्रिंस किंग यू जैसे किसी व्यक्ति का उसके साथ होना उसके लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत थी। लिन शेन ने तियान किंग यू की फिंगर स्किल गुप्त मैनुअल नहीं ली, इसलिए नहीं कि वह इसे तुच्छ समझता था, बल्कि इस डर से कि अगर वह उसकी मैनुअल ले लेता और फिर भी उसे फिंगर सैंड नहीं सिखा पाता तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर मैं इस कागज़ पर लिखी बातों में महारत हासिल कर लेता हूं, तो क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाने और मुझे फिंगर सैंड सिखाने के लिए तैयार होंगे? तियान किंग्यू ने लिन शेन की आंखों में देखते हुए पूछा। अगर तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे तो तुम्हें मुझे अपना गुरु मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या ये फिंगर सैंड के लिए गुप्त मैनुअल है? तियान किंग्यू ने थोड़े आश्चर्य से पूछा। नहीं, इसे समझाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे तो तुम स्वाभाविक रूप से समझ जाओगे। लिन शेन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस तियान किंग्यू को सलाह देते हुए कहा, ये सबसे अच्छा है कि यहाँ की सामग्री दूसरों को न दिखाई जाए, सिर्फ निरीक्षण और अभ्यास करना अच्छा रहेगा। समझ गए, मेरा इंतज़ार करो। तियान किंग्यू का मूड काफ़ी हद तक सुधर गया और वह ये भी समझ गई कि लिन शेन ने उसे जो बताया वह फिंगर सैंड के लिए बुनियादी आधार हो सकता है। तियान किंग्यू को पहले लगा था कि फिंगर सैंड असाधारण रूप से रहस्यमय है, जो उसके द्वारा अभ्यास किए जाने वाले उंगली कौशल से अलग रास्ता तय करता है, जिसमें स्थानिक उंगली शक्ति जैसी विचित्र क्षमता होती है। वह इसे सीखना चाहती थी और इसे अपनी चमकदार आत्मा उंगली कौशल में एकीकृत करना चाहती थी। अगर लिन शेन ने वास्तव में उसे सिखाने से इनकार कर दिया तो वह इसे सीखने के लिए बेताब नहीं होगी। लेकिन लिन शेन के शब्दों के साथ उसने संकल्प लिया कि उसे फिंगर सैंड में महारत हासिल करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ताकि लिन शेन उसे कमतर न आके। तियान किंग्यू को अपनी प्रतिभा पर बहुत भरोसा था, यहाँ तक कि तियान बुलुओ ने भी उसकी मौजूदगी में दूसरे स्थान का दावा करने की हिम्मत नहीं की, जिससे पता चलता है कि उसकी प्रतिभा वास्तव में मजबूत थी। इसके अलावा उसने अलग अलग शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों से 7 आश्चर्यजनक उंगली कौशल में अकेले ही महारत हासिल कर ली थी और उन 7 कौशलों के सार से उसने चमकदार आत्मा उंगलियों के अपने 7 रूप बनाए थे, जो पहले से ही कई लोगों के लिए एक चमत्कार और आश्चर्य था। ब्रह्मांड में देखने पर ऐसी प्रतिभा शीर्ष स्तरीय थी। कोई भी तियान किंग्यू जितना आश्वस्त हो सकता है। तियान किंग्यू के जाने के बाद तियान बुलुओ ने लिन शेन को एक अजीब भाव से देखा और कहा, तियान, क्या तुम सिस्टर यू को पसंद करते हो और इसीलिए तुम उसे शिष्य के रूप में लेने के लिए तैयार नहीं हो, ताकि पीढ़ीगत पदानुक्रम को गड़बड़ाने से बचा जा सके? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इस विचार को खारिज कर दो। हम सभी राजकुमारों में पिता की पसंदीदा सिस्टर यू है, वह उसे कभी भी बाहर शादी करने की अनुमति नहीं देगा। राजकुमार, तुम इस बारे में बहुत सोच रहे हो, मैं उसे सिखा नहीं सकता। लिन शेन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आश्चर्य करते हुए कि तियान बुलुओ इस तरह कैसे सोच सकता है। यह अच्छा है। तियान बुलुओ ने देखा कि लिन शेन की निगाहें ईमानदार थीं और धोखेबाज नहीं थीं और आखिरकार राहत की सांस लेते हुए हंसे, ईमानदारी से, मुझे भी आपकी फिंगर सैंड में काफ़ी दिलचस्पी है। क्या तुम मुझे उस दस्तावेज की एक प्रति भी दे सकते हो? अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो राजकुमार किंग यू को ढूंढिए, मेरे पास सिर्फ एक ही कॉपी है। चूंकि उसने इसे निकाल लिया था, इसलिए लिन शेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि कितने लोग इसे सीखने जा रहे हैं। इसे भूल जाओ, ज़्यादा समय नहीं है। मुझे अभी भी स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का अभ्यास करना है। मुझे उन चीज़ों का अभ्यास करने के लिए समय कहाँ से मिलेगा? तियान बुलुओ ने यह भी समझा कि लिन शेन की तरह रहस्यमय और अप्रत्याशित उंगली कौशल निश्चित रूप से रातों रात महारत हासिल नहीं किया जा सकता है और इसके लिए निश्चित रूप से समर्पित प्रयास की आवश्यकता होगी। तियान किंग्यू अपने रेनी मिस्ट टॉवर में वापस लौटी और तुरंत लिन शेन द्वारा दिए गए कागजात निकाले और उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी आकृतियों को देखकर वह जोर से हंस पड़ी। ऐसी ड्राइंग स्किल्स के साथ क्या ये वास्तव में भाई तियान का काम हो सकता है? हालांकि बहुत ही अपरिष्कृत, वे काफ़ी उत्साही लगते हैं और उनमें एक अवर्णनीय प्यारा आकर्षण भी है। कागजात देखने के बाद तियान किंग्यू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ लिया। बिना किसी मंत्र के केवल इन आकृतियों की हरकतें क्यों हैं? वह वापस लौटकर लिन शेन से पूछना चाहती थी, लेकिन ये देखते हुए कि उसने उसे कमाका था, यह मानते हुए कि वह ऐसा नहीं कर सकती, वह थोड़ा चिढ़ गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने जानबूझकर मुझसे मंत्र नहीं लिए। अगर मैं अब उसके पास वापस जाती हूँ तो क्या मैं अपनी गति को कम नहीं करूँगी? मैं पहले इन हरकतों में महारत हासिल करूँगी। मंत्रों के बिना भी मैं कौशल की शक्ति को प्रकट करने में सक्षम नहीं हो सकती, लेकिन मैं इन हरकतों के सार को समझ सकती हूँ। फिर हम देखेंगे कि उसे क्या कहना है। तियान किंग्यू ने आकृतियों का अनुसरण करते हुए हरकतों का अभ्यास किया और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये हरकतें संभवतः एक प्रकार की मुक्केबाजी तकनीक थीं। तियान किंग्यू की प्रतिभा उत्कृष्ट थी, क्योंकि वह सिर्फ एक नज़र में हरकतों की पूरी तरह से नकल करने में सक्षम थी। ये कहना उचित नहीं होगा कि नकल बहुत समान थी, ये लगभग समान थी।
लिन शेन भी इसके लिए श्रेय के हकदार थे, क्योंकि उनके द्वारा खींची गई आकृतियां फिर भी जीवंत गतिशीलता रखती थीं, जिससे एक नज़र में ये स्पष्ट हो जाता था कि इच्छित चालें क्या थीं। चालों का सेट पूरा करने के बाद तियान किंग्यू को कुछ खास महसूस नहीं हुआ। चालों का ये सेट एक भयंकर मुक्केबाजी तकनीक का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता था, जिसका फिंगर सैंड फिंगर स्किल से कोई संबंध नहीं था। क्या तियान उस आदमी ने मुझे बिना किसी मंत्र के मुक्केबाजी तकनीक से केवल चालों का एक सेट दिया था? तियान किंग्यू ने शुरू में सोचा था कि यह फिंगर सैंड का मूलभूत परिचय था। अब ऐसा नहीं लग रहा था और उसका रंग रूप अप्रिय हो गया था। कई बार और अभ्यास करने के बाद उसने महसूस किया कि मुक्कों की ताकत काफ़ी भयंकर होने के अलावा मुक्केबाजी तकनीक के बारे में कुछ भी विशेष रूप से असाधारण नहीं था। ऐसा होने के कारण तियान किंग्यू अब और खुद को रोक नहीं सका और लिन शेन का सामना करने के इरादे से आकृतियों को अपने साथ ले गया। इससे पहले कि वह दरवाजे से बाहर कदम रख पाती, सम्राट तियानशु एक सूती गाउन पहने और अपनी चप्पलें घसीटते हुए आ गए। मेरे छोटे किंग्यू, तुम्हें किसने परेशान किया है? पिताजी को तुम्हारे लिए उनकी देखभाल करने दो, सम्राट तियानशु ने पलकें झपकाते हुए पूछा। सम्राट तियानशु को देखकर तियान किंग्यू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। सेलेस्टियल स्टार पर कोई भी मुझे धमका नहीं सकता। पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? तियान किंग्यू ने लिन शेन का जिक्र नहीं किया। वह सम्राट तियानशु के गुस्से को अच्छी तरह से जानती थी। अगर सम्राट तियानशु को पता चल जाता कि लिन शेन ने उसे इस तरह से टाल दिया है, तो वह निश्चित रूप से लिन शेन को आसानी से नहीं जाने देगा। हालांकि तियान किंग्यू लिन शेन द्वारा उसे टालने के लिए थोड़ा नाराज थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे इसके लिए सज़ा मिले। आखिरकार, चाहे लिन शेन उसे फिंगर सैंड सिखाने के लिए तैयार हो या नहीं, तियान किंग्यू इसे अपना विशेषाधिकार मानता था। मैंने कितनी बार कहा है, जब हम औपचारिक सेटिंग में नहीं होते हैं तो बस मुझे डैडी कहें, हर समय पिता सम्राट कहना बंद करें, सम्राट तियानशु ने कहा। जब उनकी नज़र तियान किंग्यू के हाथों पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, यह क्या है? मुझे देखने दो। ये कुछ भी नहीं है, बस एक मामूली मुक्केबाजी मैनुअल है। डैडी, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा। तियान किंग्यू ने सम्राट तियानशु का ध्यान भटकाने की कोशिश की। ये बिल्कुल सही है, मैं भी हाल ही में मुक्केबाजी तकनीकों का अध्ययन कर रहा हूँ। मुझे देखने दो कि यह किस तरह का मुक्केबाजी मैनुअल है, सम्राट तियानशु ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। ये जानते हुए कि वह सम्राट तियानशु के संदेह को जगाए बिना मना नहीं कर सकती, तियान किंग्यू के पास मैनुअल सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना मन बना लिया था कि जब तक वह यह उल्लेख नहीं करती कि यह मुक्केबाजी मैनुअल लिन शेन से संबंधित है, तब तक मामला शांत हो जाएगा। यह मार्शल मैनुअल वास्तव में भद्दा है। सम्राट तियानशु ने इसे पढ़ते हुए लापरवाही से पलटा। हमारी दिव्य जाति के पास ये मैनुअल नहीं है, और जो लोग यहाँ आ सकते हैं वे ऐसे बदसूरत चित्र नहीं बना सकते। क्या तियान इसे यहाँ लाया है? तियान किंग्यू थोड़ा हैरान थी। वह कहना चाहती थी कि यह लिन शेन नहीं था जिसने इसे लाया था, लेकिन वह जानती थी कि वह सम्राट तियानशु को धोखा नहीं दे सकती। मैंने इसे देखने के लिए तियान से उधार लिया था। तियान किंग्यू के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सम्राट तियानशु ने थोड़ा सिर हिलाया। वह युवक बुरा नहीं है, वास्तव में उसके पास 28 फिस्ट्स मैनुअल है और वह इसे आपको उधार देने के लिए भी तैयार है। वास्तव में उसके पास कुछ साहस है। यह मेरे दोस्त की 28 फिस्ट्स मैनुअल है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने इसे मुझे उधार दिया तो उसने कहा, इसे किसी और को न दिखाना। तियान किंग्यू बहुत हैरान हुई। हालांकि मेरा दोस्त कोई शीर्ष स्तरीय पावरहाउस नहीं है, लेकिन उसके 28 फिस्ट्स पूरे ब्रह्मांड में बेहद प्रसिद्ध हैं। जब उसने इसे आपको उधार दिया तो क्या उसने आपको नहीं बताया कि यह 28 फिस्ट्स मैनुअल है? सम्राट तियानशु ने मुस्कुराते हुए कहा। वह युवक काफ़ी दिलचस्प है, उसकी वफादारी सराहनीय है और वह महिमा को हड़पता नहीं है। चूंकि वह इतना उदार है, इसलिए मैंने उसे जो इनाम देने के बारे में पहले सोचा था, वह अब कुछ हद तक कंजूस लगता है। पिताजी, यहाँ केवल मैनुअल है, कोई कौशल तकनीक नहीं है। शायद आप उसे बहुत जल्दी पुरस्कृत कर रहे हैं। तियान किंग्यू नहीं चाहता था कि लिन शेन को दंडित किया जाए, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि उसे अनुचित लाभ मिले। उसे कौशल तकनीकों के बिना 28 मुट्ठी मैनुअल देना, चाहे मैनुअल कितना भी कीमती क्यों न हो, बेकार था। सम्राट तियानशु ने मैनुअल को देखते हुए कहा, 28 मुट्ठी में स्वाभाविक रूप से कोई कौशल तकनीक नहीं है। 28 मुट्ठी के सभी रहस्य इन आंदोलनों में हैं। जब तक कोई इन आंदोलनों के रहस्यों को समझ सकता है, तब तक वह 28 मुट्ठी में महारत हासिल कर सकता है। क्या 28 मुट्ठी में कोई कौशल तकनीक नहीं है? तियान किंग्यू को अचानक एहसास हुआ कि उसने लिन शेन को गलत समझा था। कोई आश्चर्य नहीं कि लिन शेन ने पहले कहा था कि एक बार जब वह इसमें महारत हासिल कर लेगी तो उसे अब उसे फिंगर सैंड सिखाने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं होगी। 28 मुट्ठी अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध स्थानिक मुट्ठी शक्ति कौशल है। अगर वह इस स्थानिक मुट्ठी शक्ति को सीख सकती है तो वह इसे अपनी उंगली कौशल में मिला सकती है, जिससे उसे दूर से बल लगाने की क्षमता मिल जाएगी। अब उसे समझ में आ गया कि लिन शेन की फिंगर सैंड भी 28 मुट्ठी से खींचकर विकसित की गई होगी।
ये सोचते हुए तियान किंग्यू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लिन शेन ने उसके साथ ऐसी गुप्त तकनीक साझा की थी और फिर भी उसने उसे गलत समझा था। सम्राट तियानशु ने मैनुअल को तियान किंग्यू को वापस सौंप दिया, अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए। अतीत में मेरे दोस्त ने अपने साथियों के बीच लड़ाई में अपराजित 28 मुट्ठियों के साथ ब्रह्मांड पर अपना दबदबा बनाया। मुझे उनके 28 मुट्ठियों में कुछ दिलचस्पी थी और मैं उनके साधना नोट्स को देखने में कामयाब रहा। हालांकि उनमें पूरा मैनुअल नहीं था, लेकिन उन्होंने 28 मुट्ठियों के निर्माण की उनकी यात्रा, साथ ही इसके निर्माण के दौरान उनके विचारों और प्रक्रियाओं को दर्ज किया। मैंने भी इसका थोड़ा अध्ययन किया, दर्ज विचारों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए 28 मुट्ठियों को दोहराने की कोशिश की, लेकिन अंततः असफल रहा। आज इस मैनुअल को देखकर मैं आखिरकार समझ गया कि मैं क्यों असफल रहा। सम्राट तियानशु ने प्रशंसा में कहा, मेरे दोस्त के पास वास्तव में अद्वितीय अंतर्दृष्टि थी। उसके अलावा वास्तव में कोई और 28 मुट्ठियों का निर्माण नहीं कर सकता था। केवल वही 28 मुट्ठियों का निर्माण क्यों कर सकता था? तियान किंग्यू वास्तव में इस बात को लेकर अधिक उत्सुक था कि सम्राट तियानशु क्यों असफल हो गया। क्योंकि वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह था। केवल वे ही ऐसी तकनीक बना सकते हैं जो अपने जीवन की उपेक्षा करते हैं। सम्राट तियानशु ने हंसते हुए कहा, इसलिए वह युवावस्था में ही मर गया। अन्यथा अपनी प्रतिभा के साथ अमर स्थिति तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। अपने जीवन के प्रति लापरवाह। तियान किंग्यू को यह कुछ हद तक समझ से परे लगा। 28 मुट्ठियों का क्या मतलब है? चेतावनी देने के लिए एक मुक्का, जान लेने के लिए 2 मुक्के। पहला मुक्का प्रतिद्वंद्वी को बधाई देने के लिए होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वह दुर्जय है। अगर प्रतिद्वंद्वी भागता नहीं है, तभी वह मुक्का मारकर मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। सम्राट तियानशु ने हंसते हुए कहा, इसके बारे में सोचो, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो पहले अपनी खुद की तकनीक बताते, जो अनिवार्य रूप से कह रही होती, अरे भाई मैं बहुत मजबूत हूँ, बेहतर होगा कि तुम भाग जाओ। जो लोग उसे हरा नहीं सकते वे स्वाभाविक रूप से भाग जाते हैं, फिर बाद में वे उससे निपटने के लिए क्यूई परिवार की मदद से वापस आ सकते हैं। जो लोग भागते नहीं हैं उन्हें विश्वास है कि वे उसे मार सकते हैं, तो क्या ऐसे लोग मरने के लायक नहीं हैं? अगर उसकी 28 मुट्ठियां अविश्वसनीय रूप से भयंकर नहीं होती, तो कोई इतना पारदर्शी व्यक्ति निर्वाण स्तर तक पहुंचने के लिए जीवित नहीं रहता। सम्राट तियानशु ने मैनुअल की ओर इशारा किया, तो ये तकनीक केवल वही बना सकता है जो जीवन के प्रति लापरवाह हो। अगर कोई अपना जीवन खो चुका है तो इस तकनीक का क्या उपयोग है? पिताजी, मैंने लिन शेन से द 28 फिस्ट मैनुअल उधार लिया है। अब तक तो वह इसमें पारंगत हो ही गया होगा, है न? मैं उसे मृत्यु की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखता। तियान किंग्यू ने सोचा। खांसी, मैं यही बात करने जा रहा हूँ। हर चीज़ के अपवाद होते हैं। हालांकि यह सच है कि केवल वे ही इसे बना सकते हैं जो अपने जीवन की परवाह नहीं करते, लेकिन इस कौशल को सीखने के लिए आपको उस निडर भावना की थोड़ी आवश्यकता होती है। बस मेरे दोस्त की तरह मूर्ख मत बनो। इस कौशल के अपने रहस्य हैं। पहले तुम इसका अभ्यास करो। मुझे अभी कुछ याद आया और मुझे जाना है, सम्राट तियानशु ने कहा और जल्दी से बाहर चले गए। तियान किंग्यू ने सम्राट तियानशु की जल्दबाजी भरी आकृति को देखा और अपने पिता के साथ काफी परिचित महसूस करते हुए कोमलता से मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। वह जानती थी कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट तियानशु खुद 28 मुट्ठी बनाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस कौशल के बारे में ऐसी बात कही थी जिसे केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही बना सकता है। फिर भी सम्राट तियानशु ने यह नहीं कहा था कि 28 मुट्ठी दुर्जय नहीं थी, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि कौशल वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। मैंने लगभग तियान को गलत समझा था। उन्होंने मुझे 28 मुट्ठी मैनुअल का इतना कीमती उपहार दिया, मुझे भविष्य में उसका बदला चुकाना होगा। इस बार तियान किंग्यू ने मैनुअल में आंदोलनों को गंभीरता से समझना शुरू कर दिया, ताकि जल्द से जल्द 28 मुट्ठी में महारत हासिल कर सके। उस शाम सम्राट तियानशु की शाही पत्नियों में से एक तियान किंग्यू से मिलने आए, उसके लिए एक पत्र लाया। हालांकि पत्र पर कोई नाम नहीं था, लेकिन सामग्री से पता चला कि यह मेरे दोस्त का था। मेरे दोस्त के पत्र के साथ तियान किंग्यू को 28 मुट्ठी में महारत हासिल करने के बारे में और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, तियान किंग्यू अभी भी 28 मुट्ठी की मुट्ठी शक्ति का उत्पादन नहीं कर पाए। उसने सभी आंदोलनों का पूर्णता से अभ्यास किया था और उसके मुकुट ने एक प्रभावशाली और प्रभावशाली शक्ति भी विकसित की थी, लेकिन वह अभी भी स्थानिक मुट्ठी शक्ति को उजागर करने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति को जगाने में असमर्थ थी। मैंने 28 के सार, रूप और गति को समझ लिया है मुट्ठी, तो मैं इसमें महारत क्यों नहीं हासिल कर सकता? तियान किंग्यू बहुत उलझन में था। पत्र सम्राट तियानशु का था और उसने मैनुअल की समीक्षा भी की थी, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसे नहीं पता था कि वह अभी भी इसमें महारत हासिल करने में असमर्थ क्यों थी। वह लिन शेन से पूछने के लिए ललचाई हुई थी, लेकिन पहले उसके सामने इतने आत्मविश्वास से शेखी बघारने के बाद अब पूछना कुछ शर्मनाक लग रहा था। कई दिनों के संयम के बाद तियान किंग्यू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए।
उसने लिन शेन से मिलने के लिए तियान बुलुओ जाने का बहाना बनाने का फैसला किया, भले ही उसे उससे कुछ भी पूछने में अजीब लगे, कम से कम ये देखना उपयोगी होगा कि वह 28 मुट्ठी का उपयोग कैसे करता है। हाल ही में लिन शेन फिंगर सैंड और सफिंग फिस्ट पर शोध कर रही थी। दोनों का संयुक्त उपयोग वास्तव में असाधारण था, जिसने विरोधियों को पूरी तरह से चौंका दिया। कल अप्रत्याशित रूप से कॉन्ट्रेरियन का पुनर्जन्म हुआ और इनहेरिटेंस फैन का भी। लिन शेन ने मूल रूप से 10वें मोड़ तक पहुंचने वाले कॉन्ट्रेरियन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इनहेरिटेंस फैन का भी पुनर्जन्म हो चुका था। 7वें मोड़ इनहेरिटेंस फैन ने फैन डांस का 7वां रूप फोल्ड विकसित किया। ये कौशल भी शेक की तरह सहायक प्रकार का था और इसका उपयोग प्रतिद्वंद्वी पर भी किया जाता था। हालांकि शेक के विपरीत जो सभी पहलुओं में दुश्मन की विशेषता को कमजोर कर सकता था, फोल्ड केवल दुश्मन के कौशल की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता था। फोल्ड के साथ प्रतिद्वंद्वी के सभी कौशल की शक्ति कम हो जाएगी। जहां तक उन्हें कम करने की बात है तो उसे वास्तविक युद्ध में परखा जाना था। दुश्मन को पूरी तरह से कमजोर करने के लिए शेक के साथ फोल्ड का संयोजन एकदम सही था। ऐसा लगता है कि इनहेरिटेंस फैन को उपयोगी होने के लिए बाद के चरणों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये दो नकारात्मक प्रभाव कौशल पहले से ही बेहद मजबूत हैं। लिन शेन बहुत प्रसन्न था, उसने पंखे को अपने से ऊपर के लोगों पर विजय पाने के लिए एक अमूल्य खजाना माना। कंट्रेरियन के विकास के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जैसे जैसे पुनर्जन्म की संख्या बढ़ती गई, ये स्वाभाविक रूप से बिना किसी बदलाव के बहुत मजबूत होता गया। तियान बुलुओ मंडप में बैठा था, गहन चिंतन में डूबा हुआ था। उसके स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल ने वास्तव में प्रगति की थी, फिर भी उसने अभी भी भगवान भूत क्षेत्र की दहलीज को नहीं छुआ था। लिन शेन जानता था कि तियान बुलुओ के लिए भूत भगवान क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत कठिन था। लगभग ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग और मनुष्य की एकता और भूत भगवान क्षेत्र के बीच एक संपूर्ण ब्रह्मांड को पार करना था। अन्य कौशल प्रत्येक क्षेत्र को सीढ़ियों की तरह चिन्हित करते हैं, लेकिन स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल इस संबंध में अनोखा था। इसके दो क्षेत्रों के बीच का अंतर इतना बड़ा था जिसके बीच कोई कुशनिंग चरण नहीं था। ये वजन उठाने जैसा था। पहली बार कोई व्यक्ति दांत पीसकर और प्रयास करके 200 किलोग्राम से अधिक वजन उठा सकता है। पर्याप्त प्रतिभा के साथ ये किया जा सकता है। लेकिन दूसरी बार वजन के सीधे 10,000 टन तक बढ़ने का क्या मतलब है? क्या इसे थोड़ा थोड़ा करके नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? इसे सीधे 10,000 टन तक बढ़ाकर कौन संभवतः इसे उठा सकता है? लिन शेन को नहीं पता था कि सम्राट तियानशु ने इसमें कैसे महारत हासिल की थी, लेकिन किसी भी मामले में उन्हें लगा कि भगवान भूत क्षेत्र बेतुका था। जब तक तियान बुलुओ सुपर साइयन की तरह रूपांतरित नहीं हो जाता, तब तक इस कौशल में प्रशिक्षण किसी और के लिए बस एक मृत अंत होगा। सौभाग्य से स्वर्ग और मनुष्य क्षेत्र की एकता में स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल काफी शक्तिशाली था। जब तक कोई फिंगर सैंड जैसी दुश्मनी का सामना नहीं करता, तब तक वह आमतौर पर अपराजय स्थिति में रहता है। जब तियान बुलुओ हताशा में डूबा हुआ था, तियान किंग्यू साइलेंट निवास पर पहुंचा। इस बार तियान किंग्यू अंदर घुसा नहीं, बल्कि बाड़ के बाहर खड़ा रहा और कुछ बार आवाज लगाए। तियान बुलुओ ने दरवाजा खोला और तियान किंग्यू का अंदर स्वागत किया। बुलुओ, तुम्हारा स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल कैसा चल रहा है? तियान किंग्यू ने लिन शेन का अभिवादन किया, फिर सबसे पहले तियान बुलुओ की हाल की स्थिति के बारे में पूछा। हालांकि प्रगति हुई है, लेकिन मैं भूत देवता क्षेत्र की दहलीज तक नहीं पहुंच सकता। तियान बुलुओ ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। चूंकि तुमने ये रास्ता चुना है और पीछे मुड़ना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें एक संतुलित मानसिकता बनाए रखने की जरूरत है। अगर दूसरे विचार उठते हैं तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी ही पीछे मुड़ जाओ, तियान किंग्यू ने गंभीरता से सलाह दी। मैं तुम्हारे साथ बस थोड़ा सा गुस्सा निकाल रहा हूं। मैं निश्चित रूप से स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल में महारत हासिल करने जा रहा हूं, तियान बुलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छा है कि तुम अपने विश्वास में दृढ़ हो, तियान किंग्यू ने राहत की सांस ली। उसे चिंता थी कि तियान बुलुओ का संकल्प टूट सकता है, फिर भी वह खुद को जारी रखने के लिए मजबूर कर सकता है। ये दृढ़ता नहीं होगी, बल्कि असंभव पर जुनून होगा। चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तियान बुलुओ ने विषय बदलते हुए कहा। तियान से मिली चीज के साथ तुम्हारा प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? तुम इस बार आए हो, क्या तुम्हारे पास पहले से ही कुछ परिणाम हैं? मैं तियान को झटका खाते हुए देखने का इंतजार कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से वह मुझे मेरी सीमा तक परेशान कर रहा है। तियान किंग्यू ने यह सुनकर आह भरी। मुझे अभी भी कुछ पता नहीं है, मुझे डर है कि मैं ऐसी गुप्त तकनीकों में महारत हासिल नहीं कर पाऊंगा। तियान बुलुओ उन शब्दों पर चौंक गया। वह अपनी बहन की साधना के लिए प्राकृतिक प्रतिभा को अच्छी तरह से जानता था। सेलेस्टियल रेस की नई पीढ़ी के बीच वह किसी से भी कम नहीं है। यहाँ तक कि उसने कहा कि लिन शेन द्वारा दी गई गुप्त तकनीक में महारत हासिल करना मुश्किल था। यहाँ तक कि इसकी शुरुआत के बारे में भी कोई सुराग नहीं था, जो तियान बुलुओ के लिए लगभग अविश्वसनीय था।
चमकदार आत्मा उंगलियों के भीतर 7 उंगली कौशल, जिनमें से प्रत्येक को केवल अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों द्वारा महारत हासिल की जा सकती है। किसी के लिए केवल एक प्रकार में महारत हासिल करना पहले से ही आश्चर्यजनक प्रतिभा का संकेत था। तियान किंग्यू, जो सभी 7 प्रकार की उंगली कौशल को एकीकृत करने में कामयाब रही थी, अब दावा करती है कि उसने मूल बातें भी नहीं समझी हैं, जिससे तियान बुलुओ को आश्चर्य हुआ कि लिन शेन की उंगली रेत में महारत हासिल करना कितना मुश्किल था। अब तक तियान बुलुओ ने सोचा था कि लिन शेन ने तियान किंग्यू को जो कुछ दिया था वह केवल उंगली रेत की बुनियादी बातें थीं। अभ्यास करना कितना मुश्किल हो सकता है, मुझे दिखाओ। तियान बुलुओ ने अपना हाथ तियान किंग्यू की ओर बढ़ाया और मुट्ठी तकनीक का मैनुअल मांगा। तियान किंग्यू ने तियान बुलुओ की हथेली खोली और गंभीरता से कहा, ऐसे गुप्त कौशल दूसरों को लापरवाही से नहीं दिखाए जाने चाहिए। क्या तुम मुझसे भी सावधान हो? तियान बुलुओ ने उदास होकर कहा, अगर मैं तुमसे सावधान नहीं रहूंगा तो किससे रहूंगा? तुम्हारे बड़े मुंह से। अगर मैं तुम्हें इसे दिखा दूं तो इसे पूरे ब्रह्मांड में फैलने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। ये तियान का गुप्त कौशल है जिसे उजागर नहीं किया जाना चाहिए, तियान किंग्यू ने जवाब दिया। मैंने कभी बड़ा मुंह कब किया है? तियान बुलुओ ने जवाब दिया, आश्वस्त नहीं। तियान जुए परिवार की उस रखेल का मामला जिसने ये खबर बाहर आने दी। तियान किंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। तियान बुलुओ ने अपना मुंह खोला लेकिन अंततः इसे बंद कर दिया और फिर शक्तिहीन होकर जमीन पर बैठ गया और बुदबुदाया, ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, बस इतना ही। धन्यवाद, बस अपना ख्याल रखना, तियान किंग्यू ने कहा। फिर लिन शेन की ओर मुड़ा। तियान, तुम्हारा गुप्त कौशल वास्तव में महारत हासिल करना मुश्किल है। क्या तुम कुछ मार्गदर्शन दे सकते हो? लिन शेन ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिखाना नहीं चाहता, लेकिन ये कौशल काफ़ी अनोखा है। मैंने खुद इसका अभ्यास करने के बाद इसमें महारत हासिल की, लेकिन जब दूसरों ने कोशिश की तो वे किसी भी तरह से इसकी दहलीज तक नहीं पहुंच पाए। लंबे अध्ययन के बाद भी मैं इसका कारण नहीं समझ पाया। ये जन्मजात योग्यता का मामला हो सकता है। ये भेड़िए से घास खाने की उम्मीद करने जैसा है, उनके लिए यह वाकई कठिन है। अभी ऐसा लगता है कि यह कौशल पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है। यदि आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, यदि नहीं तो कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। तियान किंग्यू जानता था कि लिन शेन सच कह रहा था और उसने थोड़ा सिर हिलाया। शायद मेरा अवसर अभी तक नहीं आया है। मैं वापस आने पर और अभ्यास करूंगा, शायद मैं सफल हो जाऊं। लिन शेन के साथ उत्तर खोजने में असमर्थ, तियान किंग्यू केवल 28 मुट्ठी का अध्ययन जारी रखने के लिए वापस लौट सकता था। उम्मीद है कि एक सफलता मिलेगी। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं इन 28 मुट्ठी में महारत हासिल नहीं कर सकता। तियान किंग्यू ने सेलेस्टियल स्टार को छोड़ दिया और कई संसाधनों को देखने के लिए स्काई पिनिकल स्टार में वापस आ गया, जिसका उद्देश्य दूसरे कोण से 28 मुट्ठी के रहस्यों को उजागर करना था। हाल ही में तियान शुन का मूड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि सेलेस्टियल कोर्ट ने उसे ये कोंग और उसके अधीन अन्य 4 प्योरब्लड नाइट स्पेक्टर्स सहित नाइट घोस्ट ट्राइब को खत्म करने का काम सौंपा था। निहित संदेश स्पष्ट था, इतने सारे हाइब्रिड नाइट घोस्ट में बदल जाने के बाद उन सभी को आसानी से खत्म करना बहुत बेकार होगा, जिससे थोड़े समय में जायंट रिंग स्टार की जनशक्ति को फिर से भरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तियान शुन को इन हाइब्रिड नाइट घोस्ट का नेतृत्व करने के लिए एकोंग और अन्य 4 का उपयोग करना था। पायनियर कोर के भीतर भूत और विशाल रिंग स्टार के विकास को जारी रखते हैं। ऐसा करने से वास्तव में विशाल रिंग स्टार का पूरा नियंत्रण तियान जुन को सौंप दिया गया। ची परिवार की स्थिति बिना कहे ही स्पष्ट है, उन्होंने पहले ही विशाल रिंग स्टार पर पैर रखने का कोई भी मौका खो दिया है। N117 की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। उसके कई अधीनस्थों के हाइब्रिड नाइट घोस्ट में बदल जाने से सभी तियान जुन के नेतृत्व में आ गए। उसकी शक्ति को बहुत नुकसान हुआ। कई संसाधनों के नुकसान का उल्लेख नहीं करना चाहिए, व्यावहारिक रूप से उसके लिए एक मौत का झटका। N117 को हमेशा संदेह था कि तियान जुन और लिन शेन ने उसका खजाना चुरा लिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब विशाल रिंग स्टार में कोई कह सकता है कि तियान जुन एक पूरे सितारे का वास्तविक शासक बन गया था। एन परिवार और ची परिवार के प्रतिनिधियों ने पहले ही सेलेस्टियल कोर्ट के सत्रों में कड़ी लड़ाई लड़ी थी। ये कोंग और अन्य पर नियंत्रण के लिए लड़ने का मौका था, या कम से कम उनमें से 1 या 2 को पाने का। लेकिन कई लोगों के लिए यह अप्रत्याशित था कि सम्राट तियानशु, जिन्होंने लंबे समय से सत्रों में भाग नहीं लिया था, व्यक्तिगत रूप से इस सत्र में शामिल हुए और सभी रायों के बावजूद सीधे ये कोंग और अन्य 3 शुद्ध रक्त नाइट स्पेक्टर्स को तियान जुन की कमान में सौंप दिया और उसे जायंट रिंग स्टार के बाद के हालात को सुझाने के लिए छोड़ दिया। इस कदम ने कई लोगों को निराश किया जो एकोन की 4 महिलाओं के महत्व को समझते हुए जायंट रिंग स्टार में अपना समर्थन देने के लिए उत्सुक थे। जिसने भी उन्हें प्रभावी रूप से नियंत्रित किया, उसके पास जायंट रिंग स्टार को विकसित करने की कुंजी थी। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि डीन एन स्वर्गीय सम्राट का खंडन करेगा, फिर भी इस बार डीन एन ने बात नहीं करने का फैसला किया।
स्वर्गीय सम्राट ने ठंडे स्वर में बताया कि ये कोंग और अन्य को खुद तियानजुन ने पकड़ लिया था और उसने खुद ही स्थिति को स्थिर किया। अगर तियानजुन अकेले समस्या का समाधान कर सकती है तो जायंट रिंग स्टार में परिवार वास्तव में क्या चाहते हैं? इस तरह के बयान के साथ कोई भी परिवार स्पष्टीकरण देने के लिए आगे नहीं आ सका। वास्तव में वे स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन कोई भी ऐसी प्रतिष्ठा अर्जित नहीं करना चाहता था। ये कोंग और अन्य 3 महिलाओं की सहायता से विशाल रिंग स्टार के विकास पर तियानजुन का काम बहुत आसानी से हो गया। स्टार बेल्ट और समुद्र सीधे उसके अधिकार क्षेत्र में थे, जबकि भूमि पर अधिकांश अग्रणी कार्य जो N-117 के नियंत्रण में था बंद हो गया था, क्योंकि उसके पास अब पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी। आगे की सहायता के बिना उसके पास इतने सारे क्षेत्रों को विकसित करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन इतनी मात्रा में जनशक्ति को फिर से भरना कोई आसान काम नहीं था। नुकसान की भरपाई करने और अगले सबमिशन के लिए आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए N-117 को तियानजुन से मदद लेनी पड़ी और उसके साथ अग्रणी संसाधनों का एक हिस्सा साझा करने के लिए सहमत होना पड़ा। कीमत पर बातचीत करने के बाद तियानजुन ने हाइब्रिड नाइट घोस्ट्स को N-117 को अग्रणी काम में मदद करने के लिए भेजा। एक बार जब तियानजुन ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया तो वह लिटिल वाइन सम्राट द्वारा छोड़े गए परीक्षण को लेने के इरादे से परम अंधकार क्षेत्र की ओर अकेले ही निकल पड़ी। अगर ची 118 और ची 96 इसे पार कर सकते थे तो कोई कारण नहीं था कि वह ऐसा न कर सके। हालांकि परीक्षण में प्रवेश करने पर तियानजुन को एहसास हुआ कि उसने लिटिल वाइन सम्राट को कम करके आंका था। शुरुआती परीक्षणों में तियानजुन के लिए कोई कठिनाई नहीं थी, उसने आसानी से उन्हें पार कर लिया। लेकिन वह 3 कप वाइन नामक एक परीक्षण से हैरान रह गई। 3 कप वाइन परीक्षण सीधा था। 3 कप वाइन में से एक में जहर था। चुनौती 3 में से एक को पीने के लिए चुनना था। अगर कोई जहरीली शराब चुनता है तो एक निर्वाण स्तर का विशेषज्ञ भी निस्संदेह मर जाएगा। जहर चुनने का सिर्फ 1/3 मौका होने के कारण संभावनाएं काफ़ी कम थीं। लिटिल वाइन सम्राट द्वारा छोड़े गए संदेश के अनुसार ये चुनौती देने वाले के भाग्य का आकलन करने के लिए थी। अगर कोई व्यक्ति बुरी किस्मत वाला है, भले ही उसे वाइन सम्राट की विरासत मिल जाए तो भी वह जल्दी मौत से नहीं बच पाएगा। अगर कोई 2/3 संभावना के साथ भी सही विकल्प नहीं चुन सकता है तो उसे अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। तियानजुन ने लंबे समय तक निरीक्षण किया, लेकिन तीनों कपों में कोई अंतर नहीं पाया। उसने अपनी किस्मत आजमाने का जोखिम नहीं उठाया। किस्मत, इसके बारे में कौन निश्चित हो सकता है? ये स्वभाव से ही चंचल है और कोई भी इसके उतार चढ़ाव को नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या होगा अगर उसकी किस्मत उस समय खराब हो? इसलिए इस परीक्षा में तियानजुन ने हार मान ली और आगे नहीं बढ़ी। जब ची 118 और अन्य लोगों ने इस चुनौती का सामना किया तो येया ने खुद तीनों कप पी लिए और उन्हें जबरन इससे बाहर निकाल दिया। 3 कप पीने के बाद येया का शरीर लगभग कंकाल में बदल गया। अगर उसकी इंडेड टैलेंट न होती तो कोई भी बहुत पहले ही मर चुका होता। लिनशेन भी इस चुनौती को पास कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह उस समय सेलेस्टियल स्टार पर नहीं थे और ट्रायल में इस तरह की परीक्षा के बारे में उन्हें पता नहीं था। अगर उन्हें पता भी होता तो भी उनके व्यक्तित्व को देखते हुए शायद उन्होंने ऐसा जोखिम नहीं उठाया होता। डीमन ट्राइब कैथरीन ने अपनी घड़ी पकड़ी और बार बार उसे देखा, लेकिन फिर भी कोई संदेश नहीं आया। इस आदमी के साथ क्या हो रहा है? उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? कैथरीन ने अपनी घड़ी एक तरफ फेंक दी और सोफे पर ऊब कर बैठ गई। हवा में प्रक्षेपित सार्वभौमिक समाचारों को देखकर समय काट रही थी। क्या ये फिर से रेस रैंकिंग युद्ध का समय है? कैथरीन ने कई समाचारों पर नज़र डाली। सभी रेस रैंकिंग युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर देखने के बाद कैथरीन को कुछ ऊब महसूस हुई। वैसे भी आगे देखने के लिए क्या है? शीर्ष 20 में बहुत बदलाव नहीं होगा, बस कुछ रैंक में उतार चढ़ाव होगा। सर्वोच्च कबीले का पहला स्थान अडिग होना चाहिए। ठीक है, यह जरूरी नहीं है। कैथरीन के पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, क्या तुम प्रवेश करने से पहले दस्तक नहीं दे सकती? कैथरीन ने थोड़ी असहायता से कहा। काली आंखों वाली एक डीमैन लड़की कैथरीन के पास आए, उसके बगल में सोफे पर बैठ गई। कैथरीन के चारों ओर एक हाथ लपेटा और शर्मीली जीभ बाहर निकाली। माफ़ करना बहन, टिया फिर से भूल गई। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं निपट सकती। कैथरीन ने टिया के सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, अभी जरूरी नहीं कहने का तुम्हारा क्या मतलब था? मैंने पिताजी से सुना है इस बार की रेस रैंकिंग युद्ध में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सुप्रीम कबीले का पहला स्थान सुरक्षित नहीं हो सकता है, टिया ने कहा। किस तरह के बड़े बदलाव? कैथरीन हैरान थी, अनिश्चित थी कि सुप्रीम कबीले के पहले स्थान को क्या खतरा हो सकता है। पिता ने उल्लेख किया कि फीनिक्स कबीला इस रेस रैंकिंग में पहले स्थान को चुनौती देने का इरादा रखता है, टिया ने कहा। फीनिक्स कबीला, उन्हें क्या लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं? कैथरीन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उन्हें संदेह था कि फीनिक्स कबीले में पहले स्थान को चुनौती देने की ताकत है।
टिया ने सोचा और फिर बोली, यही मैंने पिता से सुना है, फैंग लियू नामक फीनिक्स कबीले के सदस्य के लौटने के बारे में कुछ। फैंग लियू, फैंग 6, ये संभव नहीं है, फैंग 6 अभी भी जीवित है। कैथरीन हैरान रह गई, लेकिन जल्द ही वह हंस पड़ी। अगर फैंग 6 वास्तव में अभी भी जीवित है तो इस बार रेस रैंकिंग दिलचस्प होगी। ये देखना बाकी है कि सुप्रीम कबीला अपना पहला स्थान बनाए रख पाता है या नहीं। बहन, क्या तुम युद्ध में भाग लेने जा रही हो? टिया ने आंखें झपकाते हुए पूछा। दीमैन जनजाति, कैथरीन ने अपनी घड़ी पकड़ी और बार बार उसे देखा, लेकिन फिर भी कोई संदेश नहीं आया। इस आदमी के साथ क्या हुआ है? उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? कैथरीन ने अपनी घड़ी एक तरफ फेंक दी और सोफे पर ऊब कर बैठ गई। हवा में प्रक्षेपित सार्वभौमिक समाचार देखकर समय काट रही थी। क्या फिर से रेस रैंकिंग युद्ध का समय आ गया है? कैथरीन ने कई समाचारों पर नजर डाली, सभी रेस रैंकिंग युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। कुछ देर देखने के बाद कैथरीन को कुछ ऊब महसूस हुई। आगे क्या देखने को मिलेगा? शीर्ष 20 में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, बस कुछ रैंक में उतार चढ़ाव होगा। सुप्रीम कबीले का पहला स्थान अधिक होना चाहिए। अच्छा, यह जरूरी नहीं है। कैथरीन के पीछे से एक आवाज आई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, क्या तुम प्रवेश करने से पहले दस्तक नहीं दे सकती? कैथरीन ने थोड़ी असहायता से कहा। काली आंखों वाली एक डीमैन लड़की कैथरीन के पास आए, उसके बगल में सोफे पर बैठ गई। कैथरीन के चारों ओर एक हाथ लपेटा और शर्मीली जीभ बाहर निकाली। माफ करना बहन, टिया फिर से भूल गई। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं निपट सकती। कैथरीन ने टिया के सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, अभी जरूरी नहीं से तुम्हारा क्या मतलब था? मैंने पिताजी से सुना है, इस बार की रेस रैंकिंग युद्ध में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सुप्रीम कबीले का पहला स्थान सुरक्षित नहीं हो सकता, टिया ने कहा। किस तरह के बड़े बदलाव? कैथरीन हैरान थी, उसे यकीन नहीं था कि सुप्रीम कबीले के पहले स्थान को क्या खतरा हो सकता है। पिता ने बताया कि फीनिक्स कबीला इस रेस रैंकिंग में पहले स्थान को चुनौती देने का इरादा रखता है, टिया ने कहा। फीनिक्स कबीला, उन्हें क्या लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं? कैथरीन ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, उसे संदेह था कि फीनिक्स कबीले में पहले स्थान को चुनौती देने की ताकत है। टिया ने सोचा और फिर बोली, यही मैंने पिता से सुना है, फैंग लियू नामक फीनिक्स कबीले के सदस्य के लौटने के बारे में कुछ। फैंग लियू, फैंग 6, ये संभव नहीं है, फैंग 6 अभी भी जीवित है। कैथरीन हैरान रह गई, लेकिन जल्द ही वह हंस पड़ी। अगर फैंग 6 वास्तव में अभी भी जीवित है तो इस बार रेस रैंकिंग दिलचस्प होगी। ये देखना बाकी है कि सुप्रीम कबीला अपना पहला स्थान बनाए रख पाता है या नहीं। बहन, क्या तुम युद्ध में भाग लेने जा रही हो? टिया ने आंखें झपकाते हुए पूछा। पैसे नहीं हैं। एनसाई ने लिन शेन की ओर देखा और पलटकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या संस्थान के खाते में पैसे हैं? लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। संस्थान के पास पैसे नहीं हैं। एनसाई ने लिन शेन की ओर देखा और अचानक रुक गई। लिन शेन को पता था कि उसका क्या मतलब है और उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जो भी भुगतान किया जाना था वह भुगतान कर दिया गया है। थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं मिला? एनसाई ने उलझन में पूछा। वैसे भी मैंने कोई नहीं देखा, लिन शेन ने अपने हाथ फैलाते हुए जवाब दिया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पहले दीवार की ओर मुंह करके सेलेस्टियल स्टार पर विचार कर रहे थे और हिस्सा अभी तक वितरित नहीं किया गया है। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, एनसाई ने आह भरी। बोलते हुए एनसाई ने दरवाज़ा खोला और बाहर चुपके से बातें सुन रहे बूढ़े लोग अचानक तितर-बितर हो गए। जब उन्होंने सुना कि पैसे नहीं हैं तो इन बूढ़े लोगों ने, जो किसी से भी ज्यादा यथार्थवादी थे, तुरंत अपने हाव भाव बदल लिए। उन्होंने उसे डीन कहना बंद कर दिया और उनकी मुस्कान गायब हो गई। उन्हें लगा था कि लिन शेन इस बार कुछ पैसे वापस लाएगा, लेकिन कौन सोच सकता था कि एक भी बाल नहीं आया। अपनी पूरी मेहनत करो, इतनी तकलीफें झेलो, इतने लोगों को नाराज करो और अंत में एक पैसा भी न छुओ, क्या यह मूर्खता नहीं है? लिन शेन के जाने के बाद ताश खेल रहे एक बूढ़े ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। बिल्कुल, युवा लोग अभी भी बहुत छोटे हैं, ये सोचते हुए कि स्वर्गीय सम्राट को खुश करने का मतलब है आगे अच्छे दिन आना। उन्हें नहीं पता कि स्वर्गीय सम्राट उन्हें एक हड्डी भी नहीं देगा, एक और बूढ़े ने कहा। यह नहीं हो सकता। चलो, बच्चा छोटा है, उसे थोड़ा कष्ट सहना ठीक है, लेकिन हम बूढ़े हैं, हम हमेशा पैसे खर्च करने के लिए अपनी जेबें नहीं निकाल सकते, है न? वाइस डीन एन ने लयबद्ध तरीके से अपनी अंगुलियों से कार्ड टेबल पर टैप किया। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हमारा डीन बहुत छोटा है, पैसे होने के फायदे नहीं जानता, भ्रष्ट होना भी नहीं जानता, बस नौसिखिया है, सुरक्षा निदेशक ने कहा। वह नौसिखिया हो सकता है, लेकिन हम नहीं हैं। चूंकि वह पैसे कमाने में सक्षम है, इसलिए हमें उसे यह सिखाना होगा कि पैसे को अपनी जेब में कैसे डालना है। अगर उसके पास पैसा है तो हमारे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के पास भी पैसा है, और अगर इंस्टीट्यूट के पास पैसा है तो हमारे पास भी है, रसद मंत्री ने कहा। आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे डीन एक सीधे सादे युवक हैं, उनसे बात करना आसान है।
वाइस डीन क्यूओ ने अपने कार्ड नीचे धकेलते हुए कहा, हाँ हाँ, खुद से बनाया हुआ शुद्ध सूट। मैं जीत गया, भुगतान कर दूंगा, भुगतान कर दूंगा। अरे कितना बदकिस्मत, कितने राउंड हो गए, एक भी हाथ नहीं जीता, लगभग अपना कॉफिन मनी खो दिया। वाइस डीन एन ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। चिंता मत करो, हमारे डीन में कुछ योग्यता है। जब हम उसे कुछ तरकीबें सिखा देंगे तो क्या पैसे अपने आप नहीं आने लगेंगे? ये थोड़े पैसे कुछ नहीं हैं, वाइस डीन क्यूओ ने हंसते हुए कहा। तो बताओ, हम उसे कैसे सिखाएंगे? वाइस डीन एन ने कार्डों को फेरते हुए पूछा। आसान है, उसे वो सिखाओ जिसमें हम अच्छे हैं। सुरक्षा निदेशक, उसे लोगों से पैसे ऐंठने के कुछ गुर सिखाओ जो कर्ज वसूलने के लिए बाहर जाते समय काम आएंगे। रसद मंत्री, हिसाब किताब में तुम्हारा हुनर, अगर तुम इसे किसी को नहीं सिखाओगे तो तुम इसे कब्र में ले जाओगे। ओल्डन, आपको अपने उन कनेक्शनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। हमारे डीन को वहां नुकसान में नहीं रहने देना चाहिए, उसे हमें पैसे कमाने में मदद करनी है। वाइस डीन क्यूओ ने कार्ड उठाते हुए कहा। भाड़ में जाओ, इतनी सारी बातों के बाद ये तुम्हारा कोई काम नहीं है ना? वाइस डीन एन ने शाप दिया। मैं सिर्फ वेश्यावृत्ति में ही अच्छा हूँ, निश्चित रूप से तुम मुझे उसे वेश्यावृत्ति में ले जाने का सुझाव नहीं दे रहे हो, है ना? वाइस डीन क्यूओ हंसे। नार्सिसिस खिलने के बावजूद शर्मीले होने का नाटक मत करो, तुम्हें उसे महिलाओं के साथ अपने तरीके सिखाने होंगे, अन्यथा तियानजुन सभी लाभ उठा लेगा और अगर उसे कुछ नहीं मिला तो हम ऊपर से कैसे छीन लेंगे? वाइस डीन एन ने उपहास किया। वह सामान, अगर वह सीखना चाहता है तो ज़रूर, मैं उसे सिखा सकता हूँ, बस मुझे चिंता है कि वह मना कर सकता है, वाइस डीन क्यूओ ने हंसते हुए कहा। लिनशेन घर वापस आया और एक पल के लिए रुक गया जब उसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। उसके अंदर 4 बड़े बक्से बड़े करीने से रखे हुए थे। उसने पहले कभी ये बक्से नहीं देखे थे, वे उसके नहीं थे और उसे नहीं पता था कि कौन उसके कमरे में घुसकर उन्हें वहां रख सकता है। लिनशेन ने अपना कवच पहना और पत्थर के गोलेम को बुलाया, उसे अनलॉक किए गए बक्से खोलने का निर्देश दिया, केवल ये देखने के लिए कि वे बड़े करीने से स्वर्गीय मुद्रा से भरे हुए थे। दूसरे बॉक्स को खोलने पर उसमें सोने की ट्रिम के साथ सफ़ेद युद्ध सूट का एक पूरा सेट था। तीसरे बॉक्स में एक सफ़ेद पेट एग था जो जेड की तरह क्रिस्टल क्लियर था, जो लगभग पूरे बॉक्स को घेरे हुए था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर धुंध बह रही हो। आखिरी बॉक्स में केवल एक छोटा सा कार्ड और एक कागज़ का टुकड़ा था। लिनशेन ने कागज़ उठाया और पाया कि यह खाली था, इस पर कुछ भी नहीं लिखा था। उसने दोनों तरफ से कई बार देखा, लेकिन वास्तव में इस पर कुछ भी नहीं लिखा था। लिनशेन को पहले से ही पता था कि ये सामान यहाँ किसने रखा है, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खाली कागज़ को राख में समेटा और कार्ड उठाया। शुरू में लिनशेन ने सोचा कि यह बैंक कार्ड जैसा कुछ हो सकता है, लेकिन करीब से जांच करने पर यह एक लाइब्रेरी कार्ड निकला। भले ही मुझे बैंक कार्ड देना असुविधाजनक हो, लेकिन मुझे किसी तरह का अधिक शक्तिशाली पास या शायद शॉपिंग कार्ड देना भी स्वीकार्य होगा। मुझे लाइब्रेरी कार्ड क्यों दिया जाए? मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे पढ़ना पसंद हो। लिनशेन ने लाइब्रेरी कार्ड को एक तरफ रख दिया, लेकिन वह जानता था कि यह कार्ड शायद इतना सरल नहीं था। उसने बॉक्स से बैटल सूट निकाला, जो शैली में सरल लेकिन परिष्कृत था, एक ऐसे डिज़ाइन के साथ जो कालातीत था, और यह एक घड़ी और एक पेट गन से सुसज्जित था। लिनशेन ने बेल्ट पर बकल दबाया और बैटल सूट तुरंत उसके हाथ के चारों ओर लपेटे हुए हजारों धागों में बदल गया, जल्दी से उसके शरीर को पूरी तरह से बैटल सूट के भीतर लपेट लिया। सुनहरे किनारों के साथ सफ़ेद रंग की पोशाक में ये काफ़ी शानदार और आकर्षक लग रहा था, जो औपचारिक पहनावे का आभास देता था। युद्ध सूट बाइंडिंग सफल, आदरणीय मास्टर। आपकी सेवा में सेलेस्टियल नंबर 7 बैटल सूट। आप मुझे जियाओकी कह सकते हैं, घड़ी से संश्लेषित आवाज़ आई। जियाओकी, आपके पास क्या कार्य हैं? लिनशेन ने सीधे पूछा। आदरणीय मास्टर, जियाओकी सेलेस्टियल नंबर 7 बैटल सूट है, जिसमें नवीनतम बुद्धिमान प्रणाली और सबसे उन्नत सार्वभौमिक संचार प्रणाली है। इसे 1736 ग्रहों की पहुंच परमिट के साथ बनाया गया है, जो शीर्ष स्तरीय निर्वाण स्तर के पालतू लॉन्चर से सुसज्जित है, जो 107 पालतू कैप्सूल को पकड़ने और फायर करने में सक्षम है, और 1000 की शूटिंग गति है। युद्ध सूट में ही निर्वाण स्तर की कठोरता है। जियाओकी ने इसकी क्षमताओं को सूचीबद्ध किया। लिनशेन हैरान रह गया और उसने जल्दी से जियाओकी को सेलेस्टियल श्रृंखला के युद्ध सूट के लिए ऑनलाइन खोज करने को कहा, केवल ये पता लगाने के लिए कि ये आइटम स्वर्गीय सम्राट की संतानों के लिए विशेष थे। कोई आश्चर्य नहीं कि विशेषताएं इतनी असाधारण हैं, यह शाही परिवार के लिए एक विशेष श्रृंखला बन गई है, उसने सोचा। तियानजुन ने उसे जो युद्ध सूट दिया था वह पहले से ही क्षतिग्रस्त था, और यह नया सूट और भी बेहतर लग रहा था। खासकर जब से इसकी 1000 से ज़्यादा ग्रहों तक पहुंच थी। इसका मतलब था कि लिनशेन इन ग्रहों पर टेलीपोर्टर्स का मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता था, और वे सभी संभवतः सेलेस्टियल रेस के थे। भले ही निर्वाण स्तर की कठोरता का मतलब यह नहीं था कि यह निर्वाण स्तर के हमलों की पूरी ताकत का सामना कर सकता था, लेकिन इसे नष्ट करना कुछ ऐसा नहीं था जिसे निर्वाण स्तर की ताकत से आसानी से हासिल किया जा सके।
दुर्भाग्य से लिन शेन अभी तक निर्वाण स्तर की पालतू बंदूक का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, यह अभी केवल सजावट के रूप में काम कर सकता था। स्वर्गीय मुद्रा का डिब्बा सफ़ेद व्यवसाय कार्ड के आकार के क्रिस्टल से भरा हुआ था, जिसे किसी अज्ञात तकनीक से तैयार किया गया था। प्रत्येक के अंदर एक बहुत ही सजीव सेलेस्टियल आकृति थी, जो स्वर्गीय सम्राट के स्वचित्र से मिलती जुलती थी। कोई अंकित मूल्य नहीं था और लिन शेन ने पहले कभी ऐसी स्वर्गीय मुद्रा नहीं देखी थी। ऑनलाइन खोज करने के बाद अंततः उसे समझ में आया कि ये दिव्य क्रिस्टल सिक्का था और एक दिव्य क्रिस्टल सिक्के को लगभग 10,000 स्वर्गीय मुद्रा के बदले में बदला जा सकता था। इस भरे हुए बॉक्स में कितने सेलेस्टियल क्रिस्टल सिक्के हैं? लिन शेन बहुत खुश हुआ और जल्दी से उन्हें गिनने के लिए बाहर निकाला। ठीक 30,000 सेलेस्टियल क्रिस्टल सिक्के थे। ये बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये केवल 300 मिलियन स्वर्गीय मुद्रा है। लिन शेन थोड़ा निराश था क्योंकि उसने महसूस किया कि सेलेस्टियल क्रिस्टल सिक्कों की यह राशि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के विभिन्न ऋणों को कवर करने के लिए लगभग पर्याप्त थी, जैसा कि एनसाई ने उल्लेख किया था। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के ऋण लगभग 300 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। स्वर्गीय सम्राट वास्तव में कंजूस है। क्या वह मुझे थोड़ा और नहीं दे सकता था? लिन शेन ने पहले ही समझ लिया था कि उसे आवंटित स्वर्गीय मुद्रा संभवतः संस्थान के ऋणों का निपटान करने के लिए थी। अन्य वस्तुएं वास्तव में उसे दी गई थीं। बेशक लिन शेन भुगतान न करने और दिव्य क्रिस्टल सिक्कों को अपने पास रखने का विकल्प भी चुन सकता था, लेकिन फिर दिव्य मास्टर संस्थान की समस्या को हल करना उसके ऊपर निर्भर होगा। एक पालतू अंडा, एक दिव्य नंबर 7 बैटल सूट और एक पुस्तकालय कार्ड, ये सब हैं जो मुझे इस बार दिए गए हैं। लिन शेन को पालतू अंडे का स्तर नहीं पता था और न ही यह कि इसकी कीमत कितनी है। दिखने से पालतू अंडे का स्तर और नस्ल अविभाज्य थी। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका वह उपयोग कर सके, अन्यथा स्वर्गीय सम्राट को उसे विशेष रूप से पालतू अंडा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पालतू अंडे को ऊष्मायन कक्ष में रखने के बाद लिन शेन ने पुस्तकालय कार्ड उठाया और उसकी जांच की। इसमें लिखा था लाइब्रेरी नंबर 1 कार्ड 007, नंबर 7 बैटल सूट, नंबर 7 लाइब्रेरी कार्ड। क्या ये सामान एक सेट होना चाहिए? लिन शेन ने जियाओकी को लाइब्रेरी नंबर 1 के बारे में जानकारी देखने को कहा और पाया कि यह स्काई पिनेकल स्टार पर उच्चतम विनिर्देशन वाली लाइब्रेरी थी। 007 लाइब्रेरी कार्ड ने उसे उधार लेने के विशेषाधिकारों के दूसरे स्तर तक पहुंच प्रदान की। लिन शेन को नहीं पता था कि उधार लेने के विशेषाधिकारों के दूसरे स्तर का क्या मतलब है, लेकिन उसने कल्पना की कि अधिकार काफ़ी उच्च होना चाहिए। उसका लाइब्रेरी में जाने का तत्काल इरादा नहीं था, वह पहले वहां की स्थिति की जांच करने के लिए जायंट रिंग स्टार लौटना चाहता था। लिन शेन ने बाहर बैटल सूट नहीं पहना था, ये बहुत ही विशिष्ट था। केवल राजकुमारों को ही ऐसे बैटल सूट पहनने की अनुमति थी। इधर उधर घूमना बहुत ईर्ष्यालु आंखों को आकर्षित करेगा। बैटल सूट को स्टोव करने और अपने बैकपैक में रखने के बाद लिन शेन ने साधारण कपड़े पहने और जायंट रिंग स्टार जाने के लिए टेलीपोर्टर की ओर चल पड़ा। जहां तक उन सेलेस्टियल क्रिस्टल सिक्कों की बात है, लिन शेन ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। वह निश्चित रूप से उन सभी का उपयोग सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के ऋणों का भुगतान करने के लिए नहीं करने वाला था। छोटे प्रेमी, तुम्हारा माल कैसा है? तियान जुन ने लिन शेन को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। स्वर्गीय सम्राट ने मुझे केवल 30,000 सेलेस्टियल क्रिस्टल सिक्के दिए, जो ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त थे। लिन शेन ने आह भरी। और कुछ नहीं? तियान जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। लाइब्रेरी नंबर 1 के लिए एक लाइब्रेरी कार्ड और एक सेलेस्टियल सीरीज बैटल सूट, साथ ही एक पालतू अंडा भी है। लिन शेन ने तियान जुन को दिखाने के लिए आइटम निकाले। तियान जुन उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुआ। सेलेस्टियल सीरीज का बैटल सूट विशेष रूप से राजकुमारों के लिए होता है। कभी नहीं सुना कि इसे शाही परिवार के बाहर किसी को दिया गया हो, अन्य जातियों के किसी व्यक्ति को तो छोड़ ही दीजिए। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है। इस बैटल सूट को पहनकर जब तक आप कोई गंभीर अपराध नहीं करते, सेलेस्टियल जाति में शायद ही कोई इतना साहसी होगा कि आप पर हाथ डाल सके। ये लाइब्रेरी कार्ड और भी अधिक मूल्यवान है। लाइब्रेरी नंबर 1 सेलेस्टियल जाति की सर्वोच्च रैंक वाली लाइब्रेरी है, जिसमें हमारी जाति और अन्य जातियों की गुप्त तकनीकें हैं। इस कार्ड के विशेषाधिकार आपको सबसे ऊपरी मंजिल को छोड़कर हर जगह जाने की अनुमति देते हैं। तो सबसे विशिष्ट गुप्त तकनीकें अभी भी मेरी पहुंच से बाहर हैं, लिन शेन ने कहा। जरूरी नहीं, तियानक्षुन ने थोड़ी अजीब नज़र से कहा। केवल 3 लोग ही सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उनके पास 001, 002 और 003 नंबर के कार्ड हैं, जो क्रमशः स्वर्गीय सम्राट, स्वर्गीय पत्नी और दीन के हैं। सेलेस्टियल कोर्ट से हम में से ज़्यादातर लोग केवल तीसरे स्तर के कार्ड ही प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऊपर की 2 मंजिलें भी सीमा से बाहर हैं। आपका कार्ड पहले ही सेलेस्टियल कोर्ट में सीटों के साथ सेलेस्टियल रेस के अधिकांश कुलीनों के विशेषाधिकारों को पार कर चुका है। स्वर्गीय सम्राट ने आपको जो पुरस्कार दिए हैं वे अत्यधिक कीमती हैं। क्या कीमती होना अच्छी बात नहीं है?
और यह सिर्फ गुप्त तकनीकों को उधार लेना है, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे उन पर महारत हासिल कर सकता हूं, इसलिए मैं उन्हें उतना मूल्यवान नहीं मानता, लिन शेन ने कहा। ये कार्ड आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा कीमती है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वे गुप्त तकनीकें कितनी मूल्यवान हैं, आपने उन्हें नहीं देखा है, इसलिए आप उनकी कीमत नहीं समझ सकते। लेकिन दूसरे स्तर पर कई निर्वाण स्तर की अंतर्दृष्टियां हैं और यहाँ तक कि अमर स्तर की साधना अंतर्दृष्टियां भी हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। वे साधना के लिए बहुत मददगार हैं। इसमें बेस म्यूटेशन साइट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी शामिल है जो कि आरोही के लिए बेहद महत्वपूर्ण संसाधन हैं। सिर्फ इस जानकारी के साथ और नंबर 7 बैटल सूट के बिना इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होगा, लेकिन नंबर 7 बैटल सूट और इस जानकारी के साथ इसका मतलब है कि सेलेस्टियल रेस के नियंत्रण में लगभग सभी बेस म्यूटेशन साइट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसे कई अन्य लाभ हैं जिनके बारे में मैं भी पूरी तरह से नहीं जानता, क्योंकि मेरा कार्ड केवल तीसरे स्तर पर रैंक करता है और दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच सकता। थोड़ी देर रुकने के बाद तियानजुन ने कहा, आपके लिए कीमती होना अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत कीमती होना पूरी तरह से अच्छी बात नहीं है। सेलेस्टियल रेस में बहुत सारे बड़े लोग हैं, लेकिन उनके वंशजों को इस तरह का व्यवहार नहीं मिलता। आप अन्य जातियों के सदस्य जो अभी अभी सेलेस्टियल रेस में शामिल हुए हैं को तुरंत सेलेस्टियल मास्टर्स इंस्टीट्यूशन का प्रमुख नियुक्त किया गया, जो पहले से ही काफ़ी अपमानजनक था और ईर्ष्या का कारण बना। अब इस तरह के व्यवहार से मुझे डर है कि आप सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएंगे। मैंने इस मुद्दे के बारे में भी सोचा है, लेकिन इन चीज़ों के बिना भी सेलेस्टियल मास्टर्स इंस्टीट्यूशन का डीन होने के नाते मुझे पहले ही निशाना बनाया जा चुका है, लिन शेन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तियानजुन ने सिर हिलाया, वास्तव में आप इस बार स्वर्गीय सम्राट के लिए इतने सारे संसाधन वापस लाए हैं, इसे दूसरों से छिपाना मुश्किल है। आप पहले से ही एक लक्ष्य हैं, आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ये स्काई पिनिकल स्टार पर सुरक्षित है, लेकिन यदि आप छोड़कर अन्य ग्रहों पर जाते हैं तो आपके पास कुछ निर्वाण स्तर के व्यक्ति होने चाहिए, अन्यथा परेशानी में पड़ना आसान है। मेरे निर्वाण से पहले यहाँ आने के अलावा मैं स्काई पिनिकल स्टार को छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ, लिन शेन ने कहा। इसके बारे में क्या ख्याल है? कुछ समय बाद जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मैं ये कोंग और अन्य लोगों को आपके पीछे भेज दूंगा, तियानशुन ने सुझाव दिया। जब तक कि कोई शीर्ष स्तरीय निर्वाण प्राणी हस्तक्षेप न करे तब तक वे चारों मिलकर तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। अभी भी कुछ चिंतित थे। क्या वे विश्वसनीय हैं? लिन शेन को चिंता थी कि ये कोंग और अन्य लोग समस्या खड़ी कर सकते हैं। चिंता मत करो, मेरे पास उन्हें नियंत्रित करने के तरीके हैं। वे मुझे धोखा देने की हिम्मत नहीं करेंगे, तियानशुन ने आश्वस्त किया और एक और विराम के बाद पूछा, नस्लीय रैंकिंग की लड़ाई शुरू होने वाली है। क्या आप भाग ले रहे हैं? मेरे लिए भाग लेना बहुत उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि मैं रैंकिंग में आगे नहीं बढ़ सकता, लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। रैंकिंग सूची केवल 100 मिलियन तक जाती है। जो जातियां रैंकिंग सूची में आ सकती हैं उनमें कम से कम कई शीर्ष स्तरीय निर्वाण प्राणी होने चाहिए। अपनी वर्तमान ताकत के साथ यदि आप रैंकिंग के लिए लक्ष्य बना रहे हैं तो वास्तव में आपके पास बहुत अधिक संभावना नहीं है। तियानशुन ने फिर स्वर बदला, हालांकि वहां जाकर निरीक्षण करना आपकी युद्ध क्षमताओं और ज्ञान के लिए सहायक हो सकता है। ब्रह्मांड की जातियां अनगिनत हैं और प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। असंख्य शक्तियां और कौशल निरंतर उभर कर आते हैं। हर 10 साल में विभिन्न नई क्षमताएं और कौशल प्रकट होते हैं। ये प्रशिक्षण के लिए एक अच्छा अवसर है। क्या आप रैंकिंग लड़ाई देख सकते हैं? लिन शेन ने सोच समझकर पूछा। पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, हालांकि देखना वास्तविक लड़ाई से अलग है। अपनी क्षमताओं के साथ नॉकआउट राउंड में भाग लेना ही आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, बिना किसी बड़े जोखिम के। जब रैंकिंग लड़ाई का समय आएगा तो आप वापस ले सकते हैं। तियानशुन को अभी भी उम्मीद थी कि लिन शेन भाग लेने पर विचार करेंगे। मैं इसके बारे में सोचूंगा, लिन शेन ने उत्तर दिया। वह किसी ऐसी चीज़ में शामिल नहीं होना चाहता था जिससे कोई लाभ न हो। ज़रूर, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप खुद ही फैसला कर लीजिए, तियानजुन ने अपनी खूबसूरत आंखों से कहा। पलकें झपकाते हुए उसने पूछा, क्या तुम आज रात वापस आ रही हो? मैं लगभग घर आ गया हूँ। मैं और कहाँ जाऊँगा? लिन शेन ने तियानजुन की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए कुछ करने का इरादा रखते हुए। तभी अचानक संचारक बज उठा। वेई से संदेश। लिन शेन ने उस पर नज़र डाली और पाया कि यह वास्तव में वेई वुफू का संदेश था। हालांकि वेई वुफू के पास एक संचारक था, लेकिन वह आमतौर पर लिन शेन को संदेश नहीं भेजता था। क्या वेई विशाल रिंग स्टार पर नहीं है? लिन शेन ने हैरान नज़र से तियानजुन से पूछा। वह पहले भी मानव के ग्रह पर वापस गया था, अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और वह वापस नहीं आया है। तियानजुन ने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। जब वह हमारे ग्रह पर लौटा तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? लिन शेन ने जल्दी से संदेश खोला और देखा कि यह बहुत संक्षिप्त था, बस 2 शब्द, तुरंत वापस आओ। क्या हुआ? लिन शेन को अपने दिल में झटका लगा।
अगर यह कोई बड़ी बात नहीं होती तो वेई ने ऐसा संदेश नहीं भेजा होता, और उसने तुरंत जवाब दिया, हम आपके लौटने पर बात करेंगे। वेई के संदेश स्पष्ट रूप से उसके भाषण से ज्यादा धारा प्रवाह थे। प्रिय, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, मुझे वापस जाना होगा, लिन शेन ने कहा। उसे कुछ खास नहीं पता था, लेकिन उसे पता था कि उसे वापस लौटना होगा। जाओ और अपना काम करो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे कभी भी संपर्क करो, तियानजुन ने धीरे से कहा। इस डर से कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है, लिन शेन वापस अपने गृह पर पहुंच गया। पिछली बार जब वह अपने गृह से निकला था तो वह उड़ान की दयनीय स्थिति में था। इस बार उसे वापस लौटने के लिए इतनी सावधानी की ज़रूरत नहीं थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह वान परिवार को नष्ट कर सकता था। भले ही इंटरस्टेलर वान परिवार ने बड़ी संख्या में एस्केंडर्स को वापस भेज दिया हो, लिन शेन को कोई खतरा नहीं होगा। वान परिवार के साथ हिसाब किताब निपटाने का समय आ गया है, लिन शेन ने खुद से कहा। उसने बड़ी बहन को अपने साथ न ले जाने का फैसला किया। अगर वह वान परिवार के पीछे गया तो बड़ी बहन अगर उसके साथ गई तो वह उनका निशाना बन सकती है। लिन शेन के वापस अपने ग्रह पर आने पर हाइदाक्सियू और प्रशिक्षक म्यू पहले से ही टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर उसका इंतजार कर रहे थे। तुम वापस क्यों आए हो? प्रशिक्षक म्यू ने कुछ चिंता के साथ पूछा। चूंकि लिन शेन हाइदाक्सियू के संपर्कों के जरिए गए थे, इसलिए वापसी के लिए उसी रास्ते का अनुसरण करना पड़ा, और हाई मैंशन को हाइदाक्सियू ने सूचित किया होगा। वेई की तरफ से कुछ परेशानी है, उसने मुझे वापस आने के लिए कहा। क्या तियानचेंग में कुछ हो रहा है? लिन शेन ने पूछा। मैंने तियानचेंग में किसी भी समस्या के बारे में नहीं सुना है। बस सावधान रहें कि वान परिवार को पता न चले कि आप वापस आ गए हैं। अभी डार्कबर्ड बेस पर वापस न जाएं, ये निश्चित रूप से वान परिवार के जासूसों द्वारा देखा जा रहा है। हमने यहाँ आपकी वापसी की व्यवस्था की है, कोई नहीं जानता कि आप वापस आ गए हैं। लेकिन आप ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, ये हमेशा के लिए रहस्य नहीं रहेगा। प्रशिक्षक म्यू, जो सेलेस्टियल रेस में लिन शेन की स्थिति या उसके वर्तमान स्तर से अनजान थे, ने सलाह दी। उनके जाने के कुछ ही महीनों बाद कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि लिन शेन ने वान परिवार से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली होगी। प्रशिक्षक म्यू, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं वेई के साथ क्या हो रहा है ये देखने के लिए तियानचेंग जा रहा हूँ। हम बाद में और बात करेंगे, लिन शेन ने कहा और 2 आइटम निकाले, एक प्रशिक्षक म्यू को और एक हाइडेक्सियू को सौंपते हुए। एलियन वर्ल्ड स्पेशलिटीज़, देखें कि क्या वे उपयोगी हैं। मुझे अब जाना चाहिए। लिन शेन ने उन्हें मना करने का मौका नहीं दिया और जल्दी से सी कॉर्न बेस से तियानचेंग की ओर निकल पड़े। बच्चा निश्चित रूप से विचारशील है, प्रशिक्षक म्यू ने बॉक्स खोलते हुए कहा और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए।